इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो उनका पहला जो मुकाबला था वो क्रिश्चियनिटी से था, जो कि मेनली वो यूरोप के अंदर डेवलप हुआ। और दूसरा मुकाबला उनको फिर करना पड़ा फेस इस्लाम का। किसी सोशल थियरी ऑफ साइंस की एक्सेप्टेंस के लिए भी एक फिलोसफी ऑफ साइंस की ज़रूरत है, उसकी मेटाफिजिक्स की ज़रूरत है। पब्लिक बेनिफिट से ज़्यादा उनके दिमाग में दूसरे इंटरेस्ट आ गए, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि वो जो है वो उन्होंने ऐसी थ्योरीज डेवलप करने की कोशिश की जिनमें रिलीजन मार्जिनलाइज हो। एक फ्रेज़ इस्तेमाल करते हैं अपनी किताबों में, इस किताब में भी आपने किया है कि साइंसेस टर्न इनटू मिस्ट्रेसेस। साइंसेस भी इनडायरेक्टली गॉड के वजूद को मानता है, लेकिन उसने उसको एक अलग नाम दे दिया है, नेचर। तो उसमें जो साइंस है, जो आपका एक कोर कंट्रीब्यूशन है कि कुरान के नज़रिए से साइंस को देखना रादर देन साइंस के नज़रिए से कुरान को देखना। और हेल्थ को भी जब कुरान की ज़बान में हम डिस्क्राइब करते हैं, जो नॉर्मल WHO की डेफिनेशन है, उसमें हेल्थ के सिर्फ 3 उसको कंपोनेंट्स को लिया जाता है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। अभी इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म के हवाले से देखें तो वहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जा रहा है, या फिर मटेरियल जो वेल बीइंग है सो कॉल्ड उनके यहाँ जो डिफाइंड है उसको मैक्सिमाइज़ किया जा रहा है। उसके बनस्बत आप हेल्थ को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। आज अगर कोई ये समझता है कि किसी और चीज़ का डोमिनेंस है, साइंस का डोमिनेंस है या एथिक्स का डोमिनेंस है या इवन पॉलिटिक्स का भी डोमिनेंस उस हद तक नहीं है जितना डोमिनेंस इकोनॉमिक्स का है। तो क्यों आपको ऐसा लगा कि ये जो साइंसेस हैं अपने आप में जिनको न्यूट्रल समझा जाता है वो न्यूट्रल नहीं है, और कहाँ आके उनमें वर्ल्ड व्यूज़ और जो उनकी अपनी जिसे कहते हैं कि इंटरेस्ट्स हैं वो डोमिनेट करते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी तक ये जिस तरह के हिंदुस्तान में हालात दरपेश हैं, ये महसूस हुआ कि एक ऐसा मीडिया चैनल भी होना चाहिए जिसका फोकस प्राइमरीली इस्लाम हो। इंडियन मुस्लिम्स पे तो काफ़ी लोग फोकस कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और बहुत सारी चीज़ें जो दस्तूर के हवाले से और हिंदुस्तान की जो नेशनल स्ट्रक्चर है उसके हवाले से। इंडिया एज अ नेशन जो चैलेंजेस फेस कर रहा है, स्पेशली अपनी माइनॉरिटीज़ के हवाले से, उसमें एक बड़ा सवाल जो नज़रअंदाज हो जा रहा है या जिसे कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम में सामने नहीं आ पा रहा है, वो एग्जिस्टेंस ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इस्लाम का जो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, और पॉलिटिकल सवालों से हट के ये समझने की कोशिश इस चैनल के ज़रिए की जाएगी कि इस्लाम किस तरह से जो वर्ल्ड है या वर्ल्ड व्यू है या जो गोल्स हैं डेवलपमेंट के, इंसानी वजूद के, सोसाइटी के, उसमें क्या कंट्रीब्यूशंस करता आया है और क्या कर सकता है। इसी हवाले से हमारा जो पहला पॉडकास्ट है वो डॉक्टर जावेद जमील के साथ है। डॉक्टर जावेद जमील इस नए चैनल के फाउंडर भी हैं। इनका जो ज़्यादातर काम है वो मॉडर्न वर्ल्ड व्यूज़ को इस्लाम और कुरान के पर्सपेक्टिव से रीड करने का, और जो नई थियरीज़ दुनिया में दी जा सकती हैं इकोनॉमिक्स के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, साइंसेस में फ़िज़िक्स के हवाले से, बायोलॉजी के हवाले से, सोशल थियरी के हवाले से, वो सारी चीज़ें कुरान के नुक्ते नज़र से और जो इस्लामिक हिस्ट्री है या इस्लामिक जो टेक्स्ट्स हैं, हदीस है, या फिर इवन जो ऐसी किताबें हैं जो दूसरी कम्युनिटीज़ पे, जैसे ईसाइयों पे, जैसे यहूदियों पे, या जो आई उतरी जिसमें कुरान में जिनका हवाला है, उसके नज़रिए से भी, कुरान के नज़रिए से उनकी सोसाइटीज़ को रीड करना या फिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को रीड करना और उससे ऑल्टरनेटिव थेरेटिकल पैराडाइम्स पेश करना। ये जो अभी पॉडकास्ट है उसमें हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो इनकी नई किताब आ रही है, कंटेम्प्रेरी साइंसेस इन द लाइट ऑफ कुरान। ये जो काम है वो फ़िलोसफी ऑफ साइंस की डिबेट है कि किस तरह से साइंसेस की भी न्यूट्रलिटी नहीं है, उसको भी जो वर्ल्ड व्यूज़ वेस्ट में डेवलप हुए पिछले 300-400 साल में, जिनको लिबरलिज़म कहा जा सकता है, मॉडर्निटी कहा जा सकता है, सेकुलरिज़म कहा जा सकता है, उस तरह के बहुत सारे जो टेक्निकल वर्ड्स हैं इनके लिए इस्तेमाल होते हैं। और उन्होंने किस तरह से न्यूट्रल साइंसेस को एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशनल लेंस से देखा, स्ट्रक्चर किया, और उसकी जो स्कोप है या जो उसकी इंटरेस्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इन डोमिनेंट वर्ल्ड व्यूज़ और पैराडाइम से डिफ़ाइन होती रहीं। आपने क्योंकि काम इस पे एक 30-40 साल से आपका है,
तो पहले तो डॉक्टर जावेद जमील आपका खैर मकदम है इस नए चैनल में, जिसको आपने शुरू करने का बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप लिया। और बाकी मुख्तलिफ़ पॉडकास्ट में आपका जो इंट्रोडक्शन आ चुका है, तो मैं इस बार चाहूँगा कि जो आपकी ये जो मौजूदा किताब जो अगले 10-15 दिन में रिलीज़ होने वाली है, कंटेम्प्रेरी साइंस इन द लाइट ऑफ कुरान, इस तरह का काम आपको करने की क्यों ज़रूरत आई? आपको क्या ऐसा लगा कि जो मौजूदा साइंस है, जिन्होंने 200-300 साल में दुनिया की बेहतरीन थेरीज़, चाहे वो फ़िज़िक्स में हो, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, चाहे वो डेवलपमेंट्स हों टेक्नोलॉजी में, आप कंप्यूटर्स को ले लीजिए, मोबाइल्स को ले लीजिए, एआई को ले लीजिए, आप रॉकेट्स को ले लीजिए कि भाई जिससे आप सिर्फ यहाँ नहीं पूरी कायनात को भी एक्सप्लोर करने निकले हैं, उस सबको जब सामने रखते हैं और दुनिया में एक तरीके से हेल्थ के हवाले से भी, जिसके आप एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ थी जो दुनिया में बहुत जिनकी वजह से नुकसानात होते थे, और आज वो ऑलमोस्ट स्मॉल पॉक्स ले लीजिए, आप पोलियो ले लीजिए, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो गई ऐसे इदारों से जो पिछले 100-150 साल में इस्टेब्लिश हुए और उन साइंसेस के ज़रिए जो पिछले 200-300 साल में वजूद में आई। तो क्यों आपको ऐसा लगा कि ये जो साइंसेस हैं अपने आप में जिनको न्यूट्रल समझा जाता है, वो न्यूट्रल नहीं है, और कहाँ आके उनमें वर्ल्ड व्यूज़ और जो उनकी अपनी जिसे कहते हैं कि इंटरेस्ट्स हैं वो डोमिनेट करते हैं? देखिए, मैंने इसीलिए लफ्ज़ कंटेम्प्रेरी साइंसेस इस्तेमाल किया है। यानी मैं साइंसेस को अगर देखा जाए तो साइंसेस एक एब्सोलूट टर्म्स में अगर हम साइंस को कहें तो साइंस हमेशा फैक्ट्स की बात करती है और अच्छी बात करती है, लेकिन जब हम कंटेम्प्रेरी साइंसेस कहते हैं तो आज के साइंस का क्या स्टेटस है उसके ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा कि आपने कहा कि साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजी है ख़ास तौर पर उसका इस्तेमाल खूब हुआ है और उससे इंसान को बहुत सारे राहतें मैसर हुई हैं, बहुत सारे उसके तरीक़े सोचने के, उसके तरीक़े काम करने के, उसके तरीक़े रास्तों को पे गुज़रने के, वो सारों के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क आया है। कम्युनिकेशन का ज़राए बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जितना फ़ायदा साइंस की वजह से हुआ है, उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से, उतना ही उसका उससे कहीं ज़्यादा बल्कि नुकसान भी हो गया है। और उसके नुकसान की वजह ये हुई है कि साइंटिस्ट जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनको डोमिनेट कर लिया है। जो इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म जिसे मैं कहता हूँ, उसने उसको पूरी तरह डोमिनेट कर लिया है। और इकोनॉमिक फंडामेंटलिस्ट जो हैं, जिनमें मेनली जो बिज़नेस क्लास है, जो बिग बिज़नेस क्लास जिसे कॉरपोरेट भी कहा जाता है, और उनके साथ में जो पॉलिटिकल फोर्सेस है, उनका जो कॉम्बिनेशन है, जो तकरीबन आज सारी दुनिया पे पूरा उनकी हुकूमत चल रही है, तकरीबन कमोबेश, कहीं कुछ ज़्यादा है कहीं कुछ कम है, लेकिन कमोबेश, और ख़ास तौर पर जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कहा जाता है, उसमें उन फोर्सेस का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और उन फोर्सेस ने यह एहतियात की है कि साइंसेस की से जो फ़ायदे ऐसे होते हैं कि जो चीज़ें जिससे कॉरपोरेट वर्ल्ड को फ़ायदा होगा, इंसान को भी फ़ायदा होगा, वो तो उन चीज़ों को तो वो डेफिनेटली एकदम से एक्सेप्ट करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर कुछ उनको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़, कोई आर्गूमेंट आगे बढ़ाने से या कोई थ्योरी आगे बढ़ाने से उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे आँच आती है, तो फिर वो उसको रीडिफाइन करने की कोशिश करते हैं और बाज़ मरतबा फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, बाज़ मरतबा फैक्ट्स को छुपाते हैं, बाज़ मरतबा ओवर स्टेट करते हैं और ऐसी थ्योरीज पेश करने की कोशिश करते हैं कि जिससे उनके जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर कोई आँच ना आए। तो चुनाचे जो पिछले 300 साल के अंदर जो इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म जिसे मैं कहता हूँ, यानी आज अगर कोई ये समझता है कि किसी और चीज़ का डोमिनेंस है, साइंस का डोमिनेंस है या एथिक्स का डोमिनेंस है या इवन पॉलिटिक्स का भी डोमिनेंस उस हद तक नहीं है जितना डोमिनेंस इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स ने पिछले 300 साल में ख़ास तौर पर जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, चूँकि देखिए पहले ज़माने में भी जो आदमी बिज़नेस कर रहा है छोटे लेवल का, जिसे आम ज़बान में हिंदुस्तान में छोटे लेवल का बनिया भी कहा जाता है कि वो दुकानदार है, छोटा दुकानदार है, उसके जहन में भी हमेशा ये सवाल रहता है कि वो किस तरीके से ज़्यादा मुनाफा कमाए, कैसे अपने प्रॉफिट मार्जिन को कैसे बढ़ाए, कैसे उसकी आमदनी के ज़राए बढ़ें, ये हमेशा से उसका ख्याल रहता है। लेकिन जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और लार्जर लेवल पर उनको महसूस हुआ कि अब इसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अगर बहुत ज़्यादा
बढ़ाना है, इसको फ़रोग़ देना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बाकी तमाम सिस्टम जो है वो किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म के ताबे हो जाए। यानी पॉलिटिकल फोर्सेस इस तरह डेवलप हों कि वो उनके जो मफादात हैं कॉरपोरेट फोर्सेस के, वो उनके रास्ते की रुकावट ना बने बल्कि उनमें मददगार साबित हो। तो चुनाचे साइंस डेवलप हुई, लेकिन साइंस का इस्तेमाल गलत तरीक़ों से होना शुरू हो गया। अगर एक तरफ हमने जो है बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स ऐसे भी बनाए कि जिससे इंसान को फ़ायदा हुआ, तो दूसरी तरफ हमने एटम बम्स भी बनाए और हमने तमाम दुनिया भर में हथियार भी ऐसे क्रिएट किए कि जिनसे सोसाइटी में ज़बरदस्त तबाही मची। यानी पिछले अगर 150 साल के अंदर ही हम देखें तो तकरीबन वर्ल्ड वार्स को अगर मिला लिया जाए तो 20 करोड़ लोग जंगों के अंदर मारे गए हैं। और उसकी बड़ी वजह यही है कि वो टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसे हथियार बनने लगे हैं कि जिसमें बैक वक्त एक छोटे से हमले में हज़ारों लाखों लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल हथौड़े का भी जब इन्वेंशन हुआ या घोड़े को चैरियट के थ्रू भी किया गया, हमेशा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वॉर्स और सिविल वॉर्स और लड़ाई झगड़े में हुआ है। लेकिन ऐसा कोई एग्जांपल बताइए कि जिसमें साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, नॉट कि भाई साइंस का इस्तेमाल किस तरह से उसमें हो रहा है कि भाई साइंस इटसेल्फ। आ रहा हूँ एक चीज़ जो इकोनॉमिक फंडामेंटलिस्ट के सामने जो आई वो ये थी कि उनको ये लगा कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं सोसाइटी में उनको उनकी चूँकि सर्टेन प्रैक्टिसेस को उन्हें कमर्शलाइज़ करना था। मिसाल के तौर पर उन्हें अल्कोहल को कमर्शलाइज़ करना था, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को कमर्शलाइज़ करना था, और उनमें उन्हें फैमिली वैल्यूज़, उनको ये लगा कि फैमिली वैल्यूज़ बहुत बड़ी रुकावट बन सकती हैं उनकी प्रोग्रेस में। तो उन्हें लगा कि अगर इन चीज़ों को हमें कमर्शलाइज़ करना है तो रिलीजन उसके रास्ते में बड़ी रुकावट है। और चूँकि रिलीजन में गॉड का जो एक फियर है वो इंसान के दिमाग में ऐसा रहता है कि वो उसे ऐसी चीज़ों से बचने की तरगीब देता है कि जो रिलीजन के थ्रू मना की गई हैं। तो चुनाचे उन्होंने उनका एक बड़ा एक मेजर फैक्टर उनका ये था कि उन्होंने रिलीजन को मार्जिनलाइज़ किया और उसमें एक नया कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म का पेश किया। तो वो सेक्युलरिज्म जो है तो उसके पीछे वजह यही थी कि रिलीजन का डोमिनेंस वो नहीं चाहते थे पब्लिक लाइफ में, क्योंकि अगर उनको ये लगे कि आवाम के अंदर रिलीजन का डोमिनेंस होगा तो वो गॉड फियरिंग अगर होंगे तो वो बहुत सारी वो उन प्रैक्टिसेस से बचेंगे जो प्रैक्टिसेस आज की तारीख में ह्यूज मार्केट बन चुकी हैं। ज़्यादातर जो काम हिस्ट्री में हुआ है, चाहे वो साइंस के हवाले से हो, सोशल साइंस के हवाले से हो, उसमें सबसे पहले जो एलिमेंट होता है वो नज़रिया का होता है, वर्ल्ड व्यू का होता है, फ़िलासफ़ी का होता है कि किसी भी थ्योरी को, किसी भी फ्रेमवर्क को अप्रोच कैसे किया जाए। तो हालांकि जो पिछले 300 साल की जो साइंटिफिक थ्योरीज़ हैं वो बज़ाहिर उनको पेश न्यूट्रल किया जाता है, लेकिन जो आपका काम है उसमें आपने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से वो उनकी जो सोशल अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, वो किस तरह की दुनिया को चाहते हैं, वो साइंस को भी उसी पर्सपेक्टिव से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा ब्रीफली कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको ऑब्जेक्टिव रियलिटी से रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा हो, वो फिज़िक्स की थ्योरीज़ हों, केमिस्ट्री की थ्योरीज़ हों, बायोलॉजी की थ्योरीज़ हों, एवोल्यूशन की थ्योरीज़ हों, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उसको ऐसे सोशल थ्योरी से प्रेजेंट किया जा सके कि जिसमें ऐसे पर्सपेक्टिव्स एम्बेडेड हों जो साइंटिफिक ना हो। आप जिसको इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म कहते हैं, सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म ब्रीफली है क्या? देखिए, इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म का मतलब यही है कि डोमिनेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन ऑल अफेयर्स। और उसमें जो है जो पूरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो थ्योरीज डेवलप हुई और जिस तरीके से किया, उन्होंने पहला काम ये किया कि उन्होंने स्टेट को अपना एक तरीके से, जिसे मैं कहता हूँ कि उन्होंने अपना एस्टेट बना दिया, यानी उनको अपनी जागीर बना दिया और स्टेट को। दूसरा उन्होंने जो इम्पोर्टेंट काम किया वो किया कि रिलीजन को बिल्कुल मार्जिनलाइज करने की कोशिश की गई, बाहर निकालने की कोशिश की गई और एक सेक्युलरिज्म का एक पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने पेश किया। तीसरा उन्होंने काम जो किया कि उन्होंने साइंसेस को, जो मेरा उसमें नाम भी है साइंसेस टर्न इनटू मिस्ट्रेसेस, कि उन्होंने साइंसेस को मिस्ट्रेसेस बना दिया। साइंस का भी इस्तेमाल उन्होंने बेसिकली बुनियादी एम उनको अपनी इकोनॉमिक्स को प्रमोट करने के लिए किया गया। और जो है उसके अलावा उन्होंने पूरा का पूरा उसी सिलसिले में पूरे जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग वगैरह, उसको भी उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया। और साइंटिफिक थ्योरीज़ और फैक्ट्स दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एक फैक्ट्स होते हैं, एक थ्योरीज़ होती हैं। थ्योरीज़ में उन्होंने इस अंदाज से थ्योरीज़ पेश करने की कोशिश की जिससे उसका फ़ायदा रिलीजन को ना हो।
तो ये बेसिक इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट है। बज़ाहिर सुनने में इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म ऐसा लगता है कि जैसे कैपिटलिज्म की बात हो रही हो, क्योंकि कैपिटल सोसाइटी में ये बात की जाती है कि जो कैपिटल के ओनर्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं या जो कॉरपोरेट्स हैं, उनके कंट्रोल में सारी चीज़ें हैं। आपकी थियरी इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म की बुनियादी तौर पे, क्योंकि मैंने देखा वो कम्युनिज्म को भी और कैपिटलिज्म को भी दोनों को क्रिटिक करती है, क्रिटिसाइज़ करती है, तो वो किस तरह से ज़्यादा फाउंडेशनल थियरी है बनिस्बत उसके जो थियरीज़ वेस्ट ने पेश करी इकोनॉमिक मॉडल्स की। क्योंकि कहीं लोग ये ना समझें कि भाई कैपिटलिज्म ये तो कैपिटलिज्म है कि भाई जिस तरह से कि भाई कोई भी चीज़ जो प्रॉफिटेबल है उसको बिजनेस बना दिया जाए, चाहे वो नुकसानदेह हो चाहे फ़ायदेमंद हो। देखिए, कम्युनिज्म बेसिकली इकोनॉमिक ही थ्योरी थी और वो इकोनॉमिक डोमिनेशन ही की थ्योरी थी, लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पर कैपिटलिज्म में डोमिनेशन जो है वो मार्केट फोर्सेस का था, और कम्युनिज्म में जो उनका जो है लार्जर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उन्होंने उस पूरी इकोनॉमिक्स को कंट्रोल किया था। और लेकिन उसमें कम्युनिज्म में ख़ास तौर पर बिल्कुल ही गॉड के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही ख़त्म करने की कोशिश की गई, रिलीजन को बिल्कुल ही आउटसाइड कर दिया गया। कैपिटलिज्म में कम से कम उसको प्राइवेटाइज करने की बात की गई। उन्होंने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि रिलीजन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उन्होंने ये थ्योरी दी। तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों बेसिकली इकोनॉमिक्स से ही गाइडेड थ्योरीज़ हैं। मसलन ये कि जो मॉरल थ्योरी है, जो मोरालिटी को डिराइव करने का मैकेनिज़्म है, वो दोनों के यहाँ मटेरियल है। तो शराब दोनों जगह पे जायज़ है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज़्म डिफरेंट हो कि भाई एक बार मनी जनरेट हो गया तो एक तरफ ये है कि भाई आप उसको स्टेट के थ्रू रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप बुनियादी तौर पे जो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज़्म है, ये आप किस तरह सोचते हैं कि ये तो ऑलरेडी इस्लाम और कुरान में एम्बेडेड है, बट इससे हट के कि जो मटीरियलिटी है आप उसको क्रिटिक कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक्स फंडामेंटल है कि जो रिसोर्स जनरेशन है वो अपने आप में किसी भी ज़रिए से हो सकती है। हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि दोनों थ्योरीज़, चाहे वो कैपिटलिज्म हो या कम्युनिज्म हो, बेसिकली इकोनॉमिक थ्योरीज़ हैं, और सिर्फ मनी की कंट्रोल और रिडिस्ट्रीब्यूशन किसके हाथ में, वो मेजर डिफरेंसेस हैं। कम्युनिज्म ने भी पूरी तरीके से फैमिली वैल्यूज़ को पूरी तरह ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने उनके यहाँ भी पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अल्कोहल और चीज़ सबसे ज़्यादा, बल्कि मैक्सिमम अल्कोहल एक ज़माने में रशिया और जो चाइना कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थे उनके अंदर भिन्नता बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो वो सारी की सारी बेसिक थ्योरीज़ दोनों के एम्स यही हैं, और उन्होंने दोनों ने कोशिश यही की कि किस तरीके से रिलीजन को आउटसाइड करार दिया जाए, मॉरल वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस को ख़त्म किया जाए, और एग्जैक्टली हम सिर्फ मार्केट के लिए क्या फ़ायदेमंद है और क्या नुकसानदेह, सब उसी नज़रिए से हम पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर करें। तो दो सवाल मेरे सामने आ रहे हैं। एक तो ये है कि फिर से जो हम रिविज़िट कर सकते हैं, जब इस फ्रेमवर्क को सामने रख रहे हैं कि जो पावर है वो इकोनॉमिक फंडामेंटलिस्ट्स के हाथ में, यानी कि जो लोग रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो कैपिटलिस्ट हों, कम्युनिस्ट हों, लिबरल हों, सेकुलर हों या कोई भी हों, और वो ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, लेकिन जो मोरालिटी है वो डिसाइड इस बेसिस पे होगी कि किस तरह से आप पावर को, रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपने क्योंकि बोला कि भाई वो रिलीजन को मार्जिनलाइज करने का आइडिया, सवाल ये होता है कि जो रिलीजन है, फॉर एग्जांपल, वो बहुत सारे रिलीजन ऐसे भी हैं कि जिस मोरालिटी की आप बात कर रहे हैं वो उस मोरालिटी को, बहुत सारे रिलीजन में शराब भी है, सेक्सुअल डिवियंसेस भी हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो आप दूसरे मटेरियल फ्रेमवर्क्स में फिर भी क्रिटिसाइज़ हो रही हूँ। तो क्या सिर्फ रिलीजन को बाहर कर देना, क्योंकि आज की डेट में रिलीजन इसके बावजूद दुनिया में सबसे डोमिनेंट फोर्स है? देखिए, ऐसा है, चूँकि रिलीजन दुनिया में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो उनका पहला जो मुकाबला था वो क्रिश्चियनिटी से था, चूँकि मेनली वो यूरोप के अंदर डेवलप हुआ, और दूसरा मुकाबला उनको फिर करना पड़ा फेस इस्लाम का। ये दोनों रिलीजन ऐसे थे कि जहाँ पर मोरालिटी को बहुत डोमिनेंस था, जहाँ पर दोनों जगह पर जो सेक्सुअल जो डायमेंशंस थी वो बहुत रिलीजियसली डिफाइंड थी, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा इवन अल्कोहल को भी बहुत पसंद बिल्कुल नहीं किया जाता था। जुडाइज़्म के अंदर तो बिल्कुल ही टोटली, क्रिश्चियंस ने बाद में उसमें थोड़ी सी ढील बरती, लेकिन ओरिजिनल रिलीजन में सब जगह पर ये सारी की सारी चीज़ें जो जिनकी बात कर रहे हैं आप, कुछ रिलीजन जैसे हिंदुज़म के बारे में कई मरतबा ख्याल आता है, लेकिन वहाँ भी बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। आमतौर पर एक बड़ी जो थ्योरी है हिंदुज़म की, वो बेसिकली इन चीज़ों को पसंद नहीं करती है। कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं, कुछ लोग जो इन चीज़ों को जो है वो करते हैं। तो लेकिन चूँकि दुनिया में डोमिनेशन
डोमिनेशन बेसिकली क्रिश्चियनिटी का था उस ज़माने में, जो उनका मुकाबला था, जहाँ से यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ, और इवन रशिया में जो इकोनॉमिक्स जो जहाँ कम्युनिज्म हुआ, उन जगहों पर भी बहुत ज़्यादा डोमिनेशन चूँकि क्रिश्चियनिटी का सबसे ज़्यादा था, और उसके बाद उनका मुकाबला इस्लामिक वर्ल्ड से होना था। इसलिए उनके नज़दीक रिलीजन का जब उन्होंने बात की तो इन्हीं दो रिलीजन को मेनली उन्होंने सबसे ज़्यादा नज़र से देखा, और उन्हीं की टर्म्स में उन्होंने उसको मार्जिनलाइज करने की कोशिश की। आप एक फ्रेज़ इस्तेमाल करते हैं अपनी किताबों में, इस किताब में भी आपने किया है कि साइंसेस टर्न इनटू मिस्ट्रेसेस। तो इससे आपका क्या? इससे मतलब बड़ा साफ है कि चूँकि वो तो दुनिया की हर चीज़ का इस्तेमाल वो प्योरली अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए कर रहे थे, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, चाहे सोशल थ्योरीज हो, सब चीज़ों का। तो इसी तरीके से उन्होंने साइंसेस को भी इस्तेमाल उन्होंने अपने मकासद के लिए किया। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनके लिए बड़े फ़ायदेमंद थी, जो टेक्नोलॉजी बेसिकली जो टेक्नोलॉजी डेवलप की, तो उसमें टेक्नोलॉजी तो सीधे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा थ्योरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। टेक्नोलॉजी तो सीधे फैक्ट्स पर मबनी थी कि भाई जो साइंटिफिक फैक्ट्स, किसी चीज़ की जो प्रॉपर्टीज सामने आ रही हैं मटेरियल की, या जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं या और जो लॉज हैं, केमिस्ट्री के लॉज हैं, उनका इस्तेमाल करके किस तरीके से नए आइटम्स ऐसे डेवलप किए जा सकते हैं जो ह्यूमन लिविंग के लिए किसी न किसी तरीके से वो पब्लिक के इंटरेस्ट में जाता हो वो। लेकिन चूँकि उसमें फिर थ्योरीज़ का जब बात आनी शुरू हुई तो उन्होंने पहली बात तो ये कि वही उनको ये डर था कि अगर रिलीजन डोमिनेंस हो गया तो रिलीजन का डोमिनेंस की वजह से फिर वो सारी जिन चीज़ों को वो बड़े पैमाने पर कमर्शलाइज करना चाहते थे, जिनको उनको लगता था कि ह्यूज मार्केट बन सकते हैं, अल्कोहल और सेक्स जिनमें मैक्सिमम नंबर 1 डोमिनेशन था, तो उनको इसलिए उनके लिए ज़रूरी था कि रिलीजन को वो मार्जिनलाइज करके ऐसी थ्योरीज दें क्रिएशन की भी और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी जिनमें गॉड फिट ना होता। तो इसलिए उन्होंने साइंसेस को भी इस्तेमाल अपने हिसाब से किया, साइंसेस के फैक्ट्स का तो इस्तेमाल किया, और थ्योरीज को इस तरह बनाने के लिए कोशिश की गई बाकायदा। यानी 1920s के आसपास, एग्जैक्ट डेट मुझे कुछ वक्त याद नहीं आ रही है, एक बाकायदा एक मीटिंग हुई जिसमें तय किया गया कि हम जो पूरी साइंस की जो थ्योरीज के डिस्क्रिप्शन देंगे उसमें हम गॉड का नाम नहीं लेंगे, गॉड के वजूद के बगैर हम उन थ्योरीज को डेवलप करेंगे, चाहे वो क्रिएशन की थ्योरी हो, चाहे इवोल्यूशन की थ्योरी हो। जब साइंसेस एज अ वर्ड इस्तेमाल होता है, ये एक काफ़ी लोड बेयरिंग वर्ड है। अलग अलग लोग साइंस को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक ज़माने में जब साइंटिफिक पैराडाइम डोमिनेट करने लगा न्यूटन की फ़िज़िक्स के बाद, तो साइंस को कंप्लीट न्यूट्रलिटी के पर्सपेक्टिव से देखा गया। लेकिन उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज़म में, क्रिटिकल थियरी में ये बात सामने आई लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में कि साइंस न्यूट्रल नहीं है। साइंस की अपनी पर्सपेक्टिव्स हैं, साइंस के अपने लेंसेज हैं, और इसमें भी 2 लेवल पे बांटा गया। एक तो जो आप बोल रहे हैं कि भाई एक सोशल पर्सपेक्टिव है, लेकिन इवन विद इन साइंस भी, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अगर देखा जाए और न्यूटन की थियरी को देखा जाए, तो उसमें भी एक रिलेटिव साइंस है, एक नॉन रिलेटिव साइंस है, एब्सोल्यूट साइंस है। तो एक तो आपने तसव्वुर पेश किया कि भाई इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म के पर्सपेक्टिव से साइंस का लिमिटेशन या कंस्ट्रक्शन, लेकिन एक पॉजिटिव साइंस भी है। मान लीजिए हेल्थ में या दूसरी जगहों पे या टेक्नोलॉजी में, जैसे कि बात हो रही थी कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस हुए हैं, और एक साइंस की लिमिटेशन भी है कि अपने आप में कि भाई आप इस साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू और उसकी मेथडोलॉजी से कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये भी डिबेट्स हुई हैं। तो आप इन तीनों चीज़ों को, साइंस एज अ सोशल थियरी, साइंस एज ए पॉजिटिविस्ट प्रॉपर पैराडाइम जहाँ पे जो मेजरमेंट है या फिर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या फिर जो इन्वेंशंस हैं उनको रखा जाता है, और एक साइंस एज एन एटीट्यूड जिसकी एक लिमिटेशन है। देखिए, साइंसेस, मैंने जैसे कहा कि साइंसेस अपने आप में, अगर साइंसेस को अपने आप में देखा जाए तो साइंसेस तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। साइंस का मतलब क्या है? साइंस का एक्चुअली मतलब, अगर मुझसे कहें साइंस की डेफिनेशन क्या है, तो मैं कहूँगा कि साइंसेस आर द ब्रांच ऑफ लर्निंग विच अंडरस्टैंड्स द लॉज ऑफ नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मैटर्स एंड ट्राई टू यूज़ देम फॉर द पब्लिक बेनिफिट, अगर मैं कहूँ। लेकिन वही हुआ कि पब्लिक बेनिफिट से ज़्यादा उनके दिमाग में दूसरे इंटरेस्ट आ गए, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि वो जो है वो उन्होंने ऐसी थ्योरीज डेवलप करने की कोशिश की जिनमें रिलीजन मार्जिनलाइज हो। चूँकि अगर कहीं, मिसाल के तौर पर, चूँकि हालांकि आइंस्टाइन खुद
गॉड में बिलीव रखते थे और उन्होंने गॉड्स माइंड की भी बात की। इसी तरह जो है डार्विन भी कहीं गॉड में बिलीवर थे, लेकिन उनकी थ्योरीज को भी उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से फिर बाद में पेश करने की कोशिश की जिसमें गॉड को बिल्कुल माइनस कर दिया गया, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर गॉड का कॉन्सेप्ट हावी होगा तो रिलीजन हावी होगा, और रिलीजन हावी होगा तो फिर जो पूरे जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं ये सर्वाइव उस तरह नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो साइंस के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है उससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकते। आज अगर मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ और ये इसका पूरे टेलीकास्ट होगा और ये होगा, तो जाहिर एक साइंटिफिक एक डिस्कवरी इसकी वजह से है। तो साइंटिफिक पॉजिटिव डिस्कवरीज और निगेटिव डिस्कवरीज, और पॉजिटिव और निगेटिव का सीधा सीधा क्राइटेरिया ये है कि जो चीज़ आदमी की ज़िंदगी के लिए, इंसानों की लार्जर लाइफ के लिए जो चीज़ फ़ायदेमंद है वो पॉजिटिव है, और जो 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 लार्जर लाइफ के लिए नुकसानदेह है वो नेगेटिव है। अगर सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर पूरे साइंसेस को इस्तेमाल किया जाए, समझा ना कि साइंस में तो दोनों चीज़ें हैं। साइंस में तो साइंस ये भी बता रही है कि डिस्ट्रक्शन किस तरह हो सकता है, साइंस ये भी बता रही है कि कंस्ट्रक्शन किस तरह हो सकता है। तो हमें बस हमारी ये अप्रोच हमारी क्या हो, ये हमें देखना है कि हमें डिस्ट्रक्शन करना है कि कंस्ट्रक्शन करना है। तो क्या मतलब कि साइंस में डिस्ट्रक्शन, मैंने बताया ना कि साइंस की पूरी इंडिविजुअलिटी नहीं हो सकती। साइंस की इंडिविजुअलिटी अपने आप में नहीं हो सकती है। साइंस को कौन लोग साइंस को गवर्न कर रहे हैं, गवर्निंग फोर्सेस, वो तय करेंगे कि साइंस का इस्तेमाल हमें किस पर्पस के लिए होना है। साइंस जो अपने आप में तो एक पूरा एक एजुकेशन का क्राइटेरिया है, एक रिसर्चेज है। उस रिसर्चेज का इस्तेमाल किस तरह होगा ये तो वो फोर्सेस करेंगे कि जो कंट्रोल करती हैं वर्ल्ड को। अभी क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कि जिन फोर्सेस की आप हवाला दे रहे हैं कि इकोनॉमिक फंडामेंटलिस्ट जो इकोनॉमी को और इकोनॉमी से डिराइव होने वाली पावर को वो फंडामेंटल मानते हैं, और उसी के नज़रिए से वो चाहते हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ दुनिया में हो रही हों, इंक्लूडिंग साइंटिफिक एक्टिविटीज़, वो शेप उस नज़रिए से हो। तो उसी पर्सपेक्टिव से आप थियरी ऑफ स्टेट पे जाते हैं और आप बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक फंडामेंटलिस्ट्स हैं उन्होंने स्टेट को अपने स्टेट में तब्दील कर दिया है। इससे आपका क्या मतलब है कि जब एक इकोनॉमिक फंडामेंटलिस्ट स्टेट को ऑक्यूपाई करता है या फोर्सेस को, तो फिर वो साइंस के हवाले से वो क्या एक्टिविटीज़ होती हैं कि जिससे उसका डायरेक्शन या मिस डायरेक्शन? देखिए, जैसे मैंने कहा कि साइंस को ने स्टेट को, उन्होंने इकोनॉमिक फंडामेंटलिस्ट ने स्टेट को स्टेट बना दिया है। चूँकि जाहिर है पूरे किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेट कंट्रोल कर रही होती है, ये यानी ऑन पेपर एटलीस्ट तो वो कंट्रोल कर रही होती है, यानी उनकी जो इंस्टीट्यूशंस उनको कहीं ना कहीं स्टेट का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए वो स्टेट का, चूँकि स्टेट तय करती है किस तरीके के टैक्सेस होंगे, स्टेट तय करती है कि किस चीज़ों को अलाउ किया जाएगा, किस चीज़ों को प्रोहिबिट किया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने जो है स्टेट को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लिया और इस तरह एक पॉलिटिकल और कॉरपोरेट का एक नेक्सस डेवलप किया कि जिसमें पॉलिटिक्स जो है वही चीज़ वही काम करे जो उनको पसंद है। चूँकि अगर जाहिर है पॉलिटिक्स जो है वो उसकी बुनियाद पर वर्क कर रही होती हेल्थ बेनिफिट्स और पीस बेनिफिट्स के बुनियाद पर, तो कोई वजह नहीं थी कि अल्कोहल जैसी चीज़ को जो दुनिया में हर साल जिससे 50-60 लोग मर रहे हों, सेक्सुअल जो सबसे बड़ा सेक्स की वजह से जो पिछले 50 साल में जो सबसे बड़ी यानी बीमारियां हुई हैं एड्स जैसी, जिसमें कम से कम 4 करोड़ लोग मर चुके हैं, उसको किस तरीके से उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन को और किस चीज़ों को इस तरह अलाउ किया स्टेट ने, तो वो ये सब चीज़ें ना करती। तो अगर स्टेट जो है बजाय इसके कि वो कॉरपोरेट इंटरेस्ट को देखने के बजाय वो पब्लिक इंटरेस्ट को देख रही होती, तो ये सारी चीज़ें ना होती। तो क्योंकि जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि भाई किसी भी मॉडर्न वर्ल्ड में जो नेशन स्टेट्स हैं, क्योंकि वो गवर्निंग फोर्सेस हैं, टोटलिटेरियन फोर्सेस हैं, कि भाई किस तरह से जो एक टेरिटोरियल रीजन है वो कैसे गवर्न होगा, क्योंकि आगे के थीम्स में हम सोशल मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से पैंडेमिक्स की बात करेंगे डिटेल में। लेकिन अभी मैं इस हवाले से, क्योंकि ये सवाल जहन में आ गया कि कोविड जब हुआ 2019-20 में और उसके दौरान, तो स्टेट्स ने कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जो आपने एक किताब लिखी पैंडेमिक्स के ऊपर, वो आपका आर्ग्यूमेंट ये था कि कहीं से भी साइंटिफिक नहीं थी। तो उसको बहुत पासिंग नोट में एज एन एग्जांपल बताते हुए कि हम कैसे साइंस कुछ और कह रही होती है। और देखिए, उसका सबसे बड़ा एक प्रूफ ये है कि दुनिया में किस कंट्री को माना जाता है कि साइंटिफिक एतबार से और हेल्थ स्ट्रक्चर के एतबार से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेशन माना जाता है? अमेरिका को।
लेकिन रियलिटी ये है कि कोविड में मैक्सिमम डेथ्स पूरे वर्ल्ड में हुई हैं वो अमेरिका में हुई हैं। यानी जहाँ चाइना से स्टार्ट हुआ बिजनेस वहाँ बहुत कम डेथ्स हुई हैं, वहाँ 1 लाख के आसपास भी डेथ्स की फिगर नहीं पहुँचती, लेकिन अमेरिका में 12 लाख डेथ्स रिकॉर्ड हुई मिनिमम। इंडिया जैसे कंट्री में जो पॉपुलेशन के अतबार से अमेरिका से तकरीबन 4 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ भी 5 लाख के करीब डेथ रिकॉर्ड हुई हैं। तो वो जो है, तो क्यों, उसके पीछे वही वजह है कि उन्होंने अपना जो पूरा उनका साइंटिफिक पूरा ने लिया है, उसका इस्तेमाल नहीं किया कोविड को रोकने के लिए, बल्कि ये देखा कि किस तरीके से हम मार्केट को सर्वाइव भी करें मार्केट, और थोड़ा बहुत चलिए कोविड कंट्रोल भी हो जाए, लेकिन मार्केट के इंटरेस्ट के खिलाफ ना हो। तो इसलिए वहाँ पर नाइट लाइफ पूरी जोर शोर से जारी रही, वो सबसे बड़ी वजह बनी। जबकि हकीकत में तो अमेरिका को लीस्ट अफेक्टेड इसलिए भी होना चाहिए था कि वो चाइना से सबसे ज़्यादा दूर था। तो उसकी वजह यही हुई कि जितने भी यूरोप के कंट्री, सारे ये सब कंट्री जो सबसे ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड जिनका पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, वही सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कोविड से हुए, जबकि होना उल्टा चाहिए था। इंडिया जैसे कंट्री, इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये बहुत कम अफेक्टेड, अरब कंट्रीज़ बहुत कम अफेक्टेड हुए, चूँकि वजह है कि उसमें कोविड के स्प्रेड में मॉरलिटी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही थी। इसको मैं आप चाहूँगा कि आप एक्सपैंड करें कि क्योंकि ये वो खित्ते भी हैं दुनिया के और नेशंस भी हैं जो ये माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा साइंटिफिकली एडवांस्ड हैं, उसके बावजूद ऐसा क्यों होता है जो वो डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजन लेते हैं कि वो अपने आप को साइंटिफिक बताने के और प्रोजेक्ट करने के बावजूद उनके डिसीजंस एंटी साइंस होते हैं और उसकी हमें रिजल्ट दिखती है। बस वो वजह वही है सिंपल, कि वो सिर्फ अपने पर्सनल, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हैं, और उसका रीज़न है कि दुनिया में जितने मर्डर्स चाहे ले लीजिए, चाहे इस तरह की डिसीज़ से रिलेटेड चीज़ें ले लीजिए, जैसे एड्स हुआ या एसटीडीज़ हुई, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद यूरोप और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में होती है। तो वो चूँकि उनके नज़दीक अल्टीमेटली, चूँकि उनको ये लगता है कि पावर के लिए, वर्ल्ड में पॉलिटिकल पावर के लिए इकोनॉमिक पावर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टेट और इकोनॉमिक पावर्स दोनों मिल के उनको ये लगता है कि ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा मर जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि वो पावर जो है मजबूत रहनी चाहिए, तो इकोनॉमी किसी तरीके से भी डिस्टर्ब ना हो। तो इकोनॉमी को लीस्ट डिस्टर्ब किए बगैर जो पॉलिसी बना सकते हैं वही, चुनाचे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड की हेल्थ की जिसकी जिम्मेदारी है पूरी वर्ल्ड की हेल्थ को, लेकिन उसको मैं पूरी टोटली एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन मानता हूँ, चूँकि वो एड्स जैसे पेंडेमिक को पूरा कंट्रोल नहीं कर पाया, चूँकि उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि भाई सबसे ज़्यादा एड्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोस्टिट्यूशन, पोर्नोग्राफी और होमोसेक्सुअलिटी है, लेकिन उन्होंने उसको बैन करने की बात नहीं की। उन्होंने एक सेफ सेक्स का एक पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया कि साहब इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत मिनिमल होता है। जो अल्टीमेट जो रीजंस हैं उनके ऊपर एक पर्दा डालने के लिए वो एक छोटे कॉन्सेप्ट पेश कर देते हैं कि भाई इसको कर लो तो शायद उससे कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उससे उतना कंट्रोल नहीं होता जितना उसके जो बेसिक, जब तक अल्टीमेट रीज़न को हम वो नहीं करेंगे, एड्रेस नहीं करेंगे, तो बीमारी कैसे दूर होगी, जो उसका मेन रीज़न है उसको फैलने का। सोर्स को इस वजह से क्योंकि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उससे मनी जनरेट होता है। जैसे आप बोलते हैं कि भाई शराब, ये जानने के बावजूद मेडिकल थियरी में कि भाई वो कितनी नुकसानदेह है, उसके बावजूद भी शराब और ड्रग्स और टोबैको, इनके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं बनी। रोज़ न्यूज़ में आती रहती हैं खबरें, हिंदुस्तान में भी, कि आज वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, आज उसने जो है ड्राइव कर रहा था, उसने स्मैश कर दिया किसी चीज़ को, किसी दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। रोज़ जो है डेथ्स होती हैं, और ज़्यादातर जगहों पर यह साबित होता है कि ड्राइवर नशे में था, लेकिन नहीं, उनको उसके ऊपर थोड़े 1-2 दिन के लिए न्यूज़ चलेगी, लेकिन कभी ये आर्गूमेंट नहीं होता कि भाई जो चीज़ इतनी ख़तरनाक है कि जिसकी वजह से लोग सुसाइड्स कर रहे हैं, मर्डर्स कर रहे हैं, रेप्स कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसको हम कैसे अलाउ कर रहे हैं। वजह सिर्फ एक है कि चूँकि अल्कोहल दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स है। इसके हवाले से, स्टेट के हवाले से एक फाइनल क्वेश्चन ये है कि आप इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म को एक टोटलाइजिंग फ़िलासफ़ी की तरह देखते हैं और आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, उसके बावजूद आप ये लिखते हैं कि भाई किस तरह से एक मुस्लिम ट्रेडर भी इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म का शिकार हो सकता है या हो रहा है। दुनिया में जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं, चाहे उनको कंपैरेटिवली बोला जाए कि वो रिलेटिवली बेटर हैं वो इस पोजीशन में, क्योंकि इस्लाम के कुछ हुदूद और दायरे ऐसे हैं कि जो किसी भी तरह बहुत मुश्किल होता है अगर आपको सामने आपके शरीयत है, आप उसको सामने रखते हुए आप शराब को आम नहीं कर सकते। हालांकि आज सऊदी अरेबिया, यूएई, आप इन सबको मिसाल देख रहे हैं।
तो एक मुस्लिम ट्रेडर भी कैसे इकोनॉमिक फंडामेंटलिस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पे नहीं, चूँकि अगर वो रियल मुस्लिम ट्रेडर है, अगर वो मुस्लिम सिर्फ नाम का नहीं है, मुस्लिम बाय हार्ट है, तो वो जो है फिर वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन रियलिटी ये है कि भाई मुस्लिम कंट्रीज़ में भी ऐसे बहुत सारे पब्लिक के लेवल के ऊपर इस तरह के लोग इमर्ज होते हैं कि जो कहीं ना कहीं रिलीजन को साइड लाइन कर देते हैं जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट आते हैं। वरना कोई वजह नहीं है कि किसी एक मुस्लिम कंट्री के अंदर शराब या पोर्नोग्राफी या इस तरह की मार्केट्स कोई डेवलप हो जाए या गैम्बलिंग हो। लेकिन सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में ये चीज़ें हो रही हैं। ये अलग बात है कि मुस्लिम कंट्रीज़ में रिलेटिवली बहुत कम हो रही हैं, जो उसकी वजह यह है कि पब्लिक में एक अच्छा खासा तबका ऐसा है कहीं ना कहीं रिलीजियसली कॉन्शियस है। लेकिन कितने भी रिलीजियसली कॉन्शियस है, जब चीज़ सामने आती है, चूँकि इन चीज़ों में इतना अट्रैक्शन होता है और ये वीकनेस है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये ह्यूमन ससेप्टेबिलिटीज़ हैं, ह्यूमन वीकनेसेस हैं, कि जब वो चीज़ सामने आती है तो बड़ा से बड़ा एक आदमी जो मुत्तकी परहेज़गार है, कई मरतबा वो भी बहक सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि वो उन चीज़ों से एक्सपोजर ही ना हो, क्योंकि जब उन चीज़ों से एक्सपोजर होता है तो आदमी बहकने के चांसेस, अच्छे से अच्छे आदमी के भी बहकने के चांसेस होती हैं, क्योंकि वो अर्जेज़ ही इतनी स्ट्रॉन्ग है मेंटली, और शैतानी के अर्जेज़ हैं वो, इसीलिए उनको शैतानी हर काम कहा जाता है। तो वो अगर इस्लाम के ऊपर पूरा, मैंने बताना कि इस्लाम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, इस्लाम को जब तक पूरा गवर्नेंस के मॉडल के ऊपर पूरा अप्लाई नहीं किया जाएगा तो ये चीज़ें निस्बतन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, चूँकि काफ़ी लोग इस्लाम मान रहे हैं, उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, तो उसको में कमी रह सकती है। लेकिन उसको जिस तरीके से पूरी तरीके से वो उम्दा किस्म का टोटल सिस्टम क्रिएट होना चाहिए जिनमें इस तरह की कोई गुंजाइश ना हो कि भाई एक मुस्लिम कंट्री में एक भी डेथ अल्कोहल रिलेटेड ना हो। तो ये तो जब ही हो सकता है ना जब अल्कोहल अवेलेबल नहीं होगी। तो आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क्स में जो फॉर एग्जांपल जो अभी तक हम बात करें, हम नेक्स्ट सेक्शन में मूव करेंगे, वो सोशल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से साइंस को हम देख रहे हैं। और उस सोशल थ्योरी में आर्ग्यूमेंट ये है कि किस तरह से जो गॉड का वजूद है सबसे पहले उसको हटाया गया। उसमें जो थियरीज़ ऑफ गॉड है या थियरीज़ ऑफ रिलीजन है, उसमें पॉजिटिव थियरीज़ भी हैं, नेगेटिव थियरीज़ भी हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए वो दोनों को हटाना पड़ेगा। मतलब अगर आप ये बोलेंगे कि भाई कि नहीं गॉड हो सकता है, इस तरह का हो सकता है साइंटिफिक पैराडाइम से, तो आपकी फिर ये वाली जो जस्टिफिकेशन गॉड की है, जो एक मॉरल गॉड है जिसमें जो भी कोई चीज़ गलत है उसको एब्सोल्युटली नेगेट करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें भी इनहेरेंटली आपको इंगेज करना पड़ेगा। तो ये जो गॉडलेस वर्ल्ड है सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से, वो एक तरह की पोटेंशियलिटी ऑफ साइंस को, देखिए साइंसेस भी अगर देखा जाए, अगर गौर से पढ़ें तो साइंसेस भी इनडायरेक्टली गॉड के वजूद को मानता है, लेकिन उसने उसको एक अलग नाम दे दिया है, नेचर। कि साहब ये सब चीज़ नेचर के ज़रिए क्रिएट हो गई। अब नेचर क्या है भाई? नेचर जो है, जो चीज़ कंट्रोल कर रही है, उसी चीज़ का नाम तो गॉड है, लेकिन उन्होंने उसको नेचर का नाम इसलिए दिया कि चूँकि गॉड का जब जिक्र आएगा तो गॉड ने जो पूरे मॉरल कॉन्सेप्ट्स इंसान को दिए, जो इंसान की गाइडलाइंस के लिए प्रोफेट्स भेजे या बुक्स भेजी या गाइडलाइंस भेजी, उसका भी जिक्र आएगा। इसलिए उन्होंने उसको उस कॉन्सेप्ट को बाहर करके एक नेचर नाम से एक चीज़ क्रिएट कर दी कि भाई इन सब चीज़ों की वजह नेचर है, नेचर में ऐसा है, नेचर ऐसा है। तो चुनाचे नेचर एक न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, उसमें मॉरल थ्योरी नहीं मर्ज करने की जरूरत है, बस उसमें सिर्फ ऐसा है कि भाई वो चीज़ें कैसे मॉरलिटी आप अपने हिसाब से उसमें इंड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने मिसाल के तौर पर एंथ्रोपिक प्रिंसिपल की जब बात करते हैं हम, तो एंथ्रोपिक प्रिंसिपल का मतलब ये होता है, थ्योरेटिकल फिजिक्स में एक ये कॉन्सेप्ट है कि अल्टीमेटली व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द क्रिएशन ऑफ मैन अल्टीमेटली क्यों क्रिएट हुआ। तो उसमें भी बहुत सारी थ्योरीज आई, और एक थ्योरी आई स्ट्रॉन्ग थ्योरी, जिसने ये आर्गूमेंट देने की कोशिश की कि पूरी तरह सारा का सारा ऑलरेडी फाइन ट्यून था, और फाइन ट्यून होने की वजह से चीज़ें उसी तरह बढ़ती गई कि अल्टीमेटली इंसान क्रिएट हो गया। तो ये जब फाइन ट्यून की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं गॉड आदमी के समझ में आने लगता है कि फाइन ट्यूनिंग कौन कर रहा है। तो इसीलिए उस थ्योरी को, हालांकि वो स्ट्रॉन्ग थ्योरी उसे कहा गया, लेकिन उसको फिर भी साइड लाइन कर दिया गया, और एक वीक थ्योरी ऑफ एंथ्रोपिक प्रिंसिपल को ज़्यादा उसको सपोर्ट किया गया, जो ये बात कहती है कि सारी चीज़ें कोइंसिडेंसेस होते चले गए, और ये अल्टीमेटली जो कोइंसिडेंसेस का नतीजा आदमी का क्रिएशन हुआ। तो मैं इसीलिए मैंने, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूँगा कि जिसमें मैंने पूरा बताया है कि ये पूरा जो इनका थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रिएशन है वो किस तरीके से जो है उन्होंने वो किया है। If the current theories of the creation of the universe are believed, this is what happened.
Immediately after Big Bang, some laws of nature all of a sudden came into force without the presence of any legal expert knowing in advance their subtleness and the implications of their enforcement, without any executive capable of implementing them. These laws initiated the creation of a physical world without any physicist knowing what was happening and to monitor the progress. There was a very complicated and precise mathematics involved with no mathematics anywhere around. Then chemistry started evolving from physics with many kinds of molecules forming without any expert of chemistry. Then after million of years, biology started coming into existence as the result of chemical reactions without any biologist, either zoologist or botanist, overseeing the complex system of animal and plant kingdom, their mutual dependence and their dependence on their surroundings. There was huge genetics involved with no one there to even know what genetics was all about. After around 15 billion years, the first one who would have the intelligence to understand and describe what was going on made his first appearance. Before him, there was nothing in the universe that had any elements capable of thinking, analyzing, planning and enforcing. Man, the first intelligent being within the universe, could do nothing but to learn how to survive for next millions of years till about 10,000 years back, when he started developing philosophical and sociological principles. And within last 200 years, the intelligent being developed some instruments which could see the universe in significant details. That intelligent being is still crippled in many ways. There are some handicaps which can become lesser and lesser, cumbersome with time to come. There are others which are more permanent. That intelligent being is totally dependent on the provisions of the universe to understand it and cannot create any one of its own. He has to depend on light, which runs with a tiny speed of 3 lakh kilometers per second, a speed with which he cannot even see the sun till at least 8 minutes have passed. He cannot see any present. Whatever he sees is past, even if it is a tiny fraction of a second past. It can see only the near past of the nearby objects and distant past of the distant objects. Now this intelligent being, which got intelligence to try to understand the subtleness of a hugely complex universe, claims of becoming legal expert, physicist, biologist and socialist who can tell everything about what happened and what is happening in the universe. Poor little chap. इंटरेस्टिंगली अब जब हम सोशल थियरी ऑफ साइंस से फिलोसफी ऑफ साइंस की डिबेट में आ रहे हैं, कितना भी आप पावरफुल हों इकोनॉमिकली पॉलिटिकली, अगर आप आवाम को ये कन्विंस ना कर सकें कि जो उसकी क्वेश्चंस हैं जो मीनिंग के अराउंड राइज हो रहे हैं, कि एट द एंड ऑफ द डे एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ लिविंग फॉर मीनिंग, अगर उसको ये लगता है कि उसके वजूद में कॉन्ट्रडिक्शन हैं तो कहीं ना कहीं वो रेजिस्ट करता है, कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्ट करता है. तो किसी सोशल थियरी ऑफ साइंस की एक्सेप्टेंस के लिए भी एक फ़िलोसफी ऑफ साइंस की ज़रूरत है, उसकी मेटाफिज़िक्स की ज़रूरत है. तो उसमें जो गॉड को डिनाई किया जा रहा है, अगर वो गॉड डिनाई किया जा रहा है तो आपको एक ऐसा साइंटिफिक पैराडाइम चाहिए जिसमें गॉडलेस पोटेंशियल हो वजूद में आने का. तो वहीं पे हम लोग जब फिलोसफी ऑफ साइंस की डिबेट्स देखते हैं तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स लाइक मल्टीवर्सेस, मेटावर्सेस, जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी और इन सब चीज़ों पे वो हैं जिनका कोई आज की डेट में, क्योंकि साइंस जो है वो एम्पिरिकल एविडेंस पे बेस्ड है, फॉल्सिफाइबिलिटी पे, कि अगर किसी चीज़ को आप अज्यूम कर रहे हैं जैसे गॉड को, अगर आप उसको मेजर नहीं कर सकते और उसको डिसअप्रूव नहीं कर सकते तो साइंस का पार्ट नहीं हो सकती. लेकिन पूरी साइंस को पिछले 100 साल में ऐसे बनाया गया कि जिसमें जो क्वेश्चंस रखे गए वो भी गॉडली नेचर के ही हो गए एक तरीके से. बस डिफरेंस ये हुआ कि गॉड को अज्यूम करके आपको मोरालिटी, आपने जैसे डिज़ाइन का आर्ग्यूमेंट दिया, आपने जैसे मैकेनिज़्म का आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई इस तरह का इतना रोबस्ट मैकेनिज़्म है केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो वजूद में है, उसके बावजूद आप जिस तरफ ये सब इशारा जा रहा है कि भाई आप अज्यूम कर सकते हैं गॉड हो सकता है या गॉडलेस वर्ल्ड हो सकता है जिसमें आपको इन्फिनिट पोटेंशियल्स की ज़रूरत पड़े, वो आपके लिए एक्सेप्टेबल था क्योंकि वो कंट्रोलेबल था मॉरल थियरी में, क्योंकि उसमें कोई मोरालिटी एम्बेडेड नहीं थी. तो इसको जो आप पूरा ये जो कॉस्मिक फाइन ट्यूनिंग का वर्सेस जो स्ट्राइकिंग कोइंसिडेंस का जो आपने डिबेट बताया, वो भी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू से डिराइव होता है. हाँ, तो जाहिर है वो पूरा का पूरा इन लोगों ने, मैंने बताया ना कि इन लोगों ने कॉन्सेप्ट किसी तरीके से क्रिएट करने की कोशिश की कि गॉडलेस एक क्रिएशन है और कोई ऐसा गॉड नहीं है कि जो फ्यूचर के बारे में इंसान को बताया कि तुम्हारा फ्यूचर ये होने वाला है.
कोई ऐसा गॉड नहीं है कि जो इंसान को ये बताए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उन्होंने बस एक वो कह दिया कि एक नेचर एक ऐसी चीज़ है कि जिससे चीज़ें होती चली गई, कॉन्सिडेंसेस होते चले गए, एक के बाद एक होते चले गए, और अब आदमी अपना आप खुद अपनी मर्जी के हिसाब से चले, जो उसे अच्छा लगता है वो करे, जो नहीं अच्छा लगता वो ना करे। तो इस तरीके का पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने एक इस तरीके की साइंसेस पूरी डेवलप करने की कोशिश की। अब जाहिर है, जैसा मैंने कहा कि इंसान की अपनी इतनी लिमिटेशंस हैं कि इंसान डिपेंड करता है पूरी तरीके से अपनी सारी जो भी उसके टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसकी एक स्पीड है कि लाइट की स्पीड स्पीड है एक 3, यानी सन जो करीब तरीन स्टार है उससे पहुंचने में लाइट को 8 मिनट लग जाते हैं। तो इंसान की अपनी लिमिटेशंस इतनी है कि वो फ्यूचर में कल को क्या होने वाला है वो उसको बता ही नहीं सकता। लेकिन गॉड ने इंसान को बता दिया कि नहीं, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये यूनिवर्स बदला जाएगा, इस यूनिवर्स की जगह एक दूसरा यूनिवर्स क्रिएट होगा, और इस दुनिया में आपने जो अमाल किए हैं, जो काम किया है, उसके मुताबिक उस नए वर्ल्ड में आपकी लाइफ का फैसला किया जाएगा। क्या आपको वहाँ पर एक बेटर लाइफ मिलेगी या वर्स लाइफ मिलेगी, आपको सज़ा मिलेगी कि आपको उसका इनाम मिलेगा। तो वो जो चीज़ है वो चूँकि वो अगर वो चीज़ गॉड को उस तरह से मानेंगे तो जाहिर है मोरलिटी का क्वेश्चन एकदम सुप्रीम हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। वो चीज़ इनको आज के दौर में जो पूरी जो पॉलिटिकल नेक्सस और इकोनॉमिक नेक्सस मिलाकर कॉम्बिनेशन है, और उन्होंने साइंटिस्ट को अपना मिला लिया है पूरी तरीके से, उनको भी एक तरीके से अथीस्ट बनाने की कोशिश की है। हालांकि एक बहुत बड़ी तादाद में साइंटिस्ट आज भी गॉड में बिलीव करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने जो ओवरऑल डोमिनेंस है वो उनका रखने की कोशिश की है, जो अथीज़म की बात करते हैं। तो ऐसे साइंटिस्ट जो जैसे स्टीफन हॉकिंग, चूँकि बिल्कुल सीधे सीधे उसने गॉड का इनकार किया, आइंस्टाइन ने गॉड का इनकार नहीं किया था सीधे सीधे। हालांकि हॉकिंग्स भी अपने लाइफ के एंड पे आते आते उन्होंने ये बोला कि भाई मैं ये नहीं बोल सकता गॉड नहीं है, एग्नोस्टिक, ही डाइड एन एग्नोस्टिक रादर देन एन एथीस्ट। हाँ, तो बस वो, लेकिन ये कि उन्होंने उसको डोमिनेंस एक ज़माने में उसको बहुत हाईलाइट किया कि स्टीफन हॉकिंग सब कुछ हो गया, और जो लोग जिन लोगों ने गॉड के उसकी बात की, इशारा किया उस तरह के, उस थ्योरीज को उन्होंने इवन रिचर्ड डॉकिंस जिसको पूरा एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से पोर्ट्रे किया, वो भी आज की डेट में उनका जो पोजीशन है कि भाई यू कांट प्रूव, यू कांट डिसअप्रूव। तो उसी से जो आदमी सिर्फ अपनी बॉडी को ही देख ले कि किस तरीके से आदमी की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर देखिए, उसमें यानी तो एक उसके आगे एक 10 के आगे 25 जीरो लगाएं, इतनी उसके अंदर सेल्स मौजूद हैं। वो सेल्स जो हैं अपना आप में, सेल भी एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। फिर उसकी वजह से बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स किस तरीके से बिठाया गया है, बार जैसे बिठाया गया है, यानी जो इंसान का वजूद का जो एग्जिस्टेंस, जो रिप्रोडक्शन है, उसके लिए किस तरीके से मेल और फीमेल के अलग अलग पूरे उनके कंपोनेंट्स उनके अंदर क्रिएट किए गए, डिज़ायर्स अलग अलग क्रिएट की गई, किस तरीके से फिर वो बच्चा माँ के पेट के अंदर किस तरीके से पूरे ऑर्गन्स डेवलप्ड हैं, और वो किस तरीके से ब्रेन डेवलप्ड होता है, किस तरीके से उसके तमाम उसके जो क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। अब अगर इससे ज़्यादा भी हमकाना कोई चीज़ हो सकती है क्या कि कोई ये कहे कि नहीं, ये सब कुछ इतना ह्यूज कॉम्प्लेक्स, इतना वेल फॉर्म्ड स्ट्रक्चर, इतना म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट स्ट्रक्चर, इसके पीछे कोई प्लानिंग करने वाला नहीं था, प्लान इतना बड़ा बन गया, कोई प्लानर नहीं था, डिज़ाइन इतना ह्यूज और कोई डिज़ाइनर नहीं था। अक्सर लोग इस पे ये सवाल करते हैं कि हु क्रिएटेड द क्रिएटर। अब अगर ये सारे आपको लॉजिक लगाने हैं क्रिएशन पे, व्हाई नॉट अल्टीमेटली हाँ, ये सवाल उठता रहेगा, मतलब ये अल्टीमेटली हम एक ऐसे नतीजे पर पहुंचते हैं पहले कि एक गॉड होना ज़रूरी है। अब गॉड का क्या वजूद है, ये हमें गॉड जब बताएगा जब हम गॉड से हमारा आमना सामना होगा। तो उससे पहले गॉड, चूँकि ये जो टाइम हम जब ये बात करते हैं तो हम टाइम के उसमें बात करते हैं, टाइम और स्पेस में। टाइम और स्पेस भी एक किस्म का क्रिएशन है, टाइम भी क्रिएशन है। तो गॉड हमको जब हमारा सामना होगा दूसरी ज़िंदगी में, तो गॉड हमको बिल्कुल एग्जैक्टली इसका भी जवाब मिल जाएगा हमें कि आखिर गॉड तक तो हम एक अल्टीमेट कॉजर तक तो पहुंच गए, लेकिन अल्टीमेट कॉजर का भी कोई और उसके हमेशा रहने के पीछे क्या वजह है, इसका जवाब वही दे सकता है, उसी स्टेज पर हमको मिल सकता है। आज की तारीख में हम अल्टीमेट कॉजर तक तो पहुंच सकते हैं, उससे आगे नहीं पहुंच सकते। तो जब हमने ये समझ लिया कि दुनिया में एक ऐसी लॉबी है जिसको प्रॉफिटेबिलिटी और पावर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे उसके लिए लोग मरें, ज़िंदा रहें, ज़िंदा रह के अगर फ़ायदा हो रहा है तो ज़िंदा रह के फ़ायदा, अगर जेनोसाइड करके फ़ायदा हो रहा है तो जेनोसाइड करके फ़ायदा। अब उसके लिए उनको, क्योंकि पिछले 300-400 साल में साइंस डोमिनेट करा,
तो उनको ज़रूरत ये महसूस हुई कि भाई जैसे हमने डिस्कस किया साइंस में गॉड का रोल इरेज करना, क्योंकि सोशल साइंस में गॉड का रोल इरेज करना था। लेकिन उसके बावजूद साइंस के विदिन जो एक सवाल उठा कि ठीक है, अगर गॉड इज़ नॉट द क्रिएटर बट वजूद में इंसान आता है नेचर के पर्सपेक्टिव से भी, तो उनको इंसान वजूद में कैसा आता है उसकी थ्योरी की ज़रूरत पड़ी। और आप इस पे एवोल्यूशन की थ्योरी को जो डोमिनेट करती है इस वक्त, उसको साइंटिफिक तरीके से ज़्यादा आप आइडियोलॉजी की तरह पेश करते हैं, और लोगों ने भी इस पे बहुत क्रिटिक किया है। तो आप इसको ज़रा हमारे सामने वाजे करें। जैसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी में क्या है, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले दुनिया में बहुत जो यानी जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं या वो हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ हैं, वो आए और उसके बाद स्लोली बहुत स्लोली एक के बाद एक होते चले गए और फिर वो अल्टीमेटली एक इंसान का रूप ले लिया। लेकिन मैंने अपनी इसमें पूरा ही दिखाया है कि जो जिसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, वो वायरस है, और वायरस कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड ए लिविंग सेल। तो जब वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, और लिविंग सेल जिस उस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के हिसाब से हज़ारों लाखों साल के बाद आई, तो आखिर वायरस सर्वाइव कैसे होगा? वायरस पहले आया और सेल बाद में आ रहा है। तो जितने भी जो इवोल्यूशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रिमिटिव एनिमल्स माने जाते हैं, जो शुरू में आए, जो सबसे कम लीस्ट डेवलप्ड हैं, वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली विद फ्यू एक्सेप्शंस अल्टीमेटली सब डिपेंडेंट है हायर एनिमल्स या हायर प्लांट्स के ऊपर या उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये चीज़ बड़ी अजीबोगरीब है कि भाई जो है, जो चीज़ जिन चीज़ों के ऊपर आप डिपेंडेंट हो रहे हैं वो बाद में आ रही हैं, और वो खुद जो है वो पहले आ गए। तो ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है ना। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं चीज़ें हैं कि एक वक्त में मिसाल के तौर पर मलेरिया बहुत कॉमन नॉन है, तो उसका जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, जो उसको बीमारी को फैलाता है, मलेरिया का जो पैरासाइट है, मलेरिया का जो वो है वो प्रोटोजोन है, वो प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन सबसे प्रिमिटिव एनिमल माना जाता है। उसके बाद उसकी आधी लाइफ गुजरती है मॉस्किटो में, जो उसके बहुत अरसे के बाद में, यानी वो नेमेटोड्स में आते हैं, जो कीड़े मकोड़े जो उसके बाद आते हैं, और इंसान सबसे आखिर में आया। तो एक जानवर दो पर डिपेंड कर रहा है, वो प्रोटोजोन, एक मॉस्किटो पे और एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर, और उनके बीच में ह्यूज डिफरेंस ऑफ टाइम है। ये कैसे हो गया? तो ऐसी मैंने बहुत सैकड़ों एग्जाम्पल दी हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन से जुड़े एक्स और वाई जो क्रोमोसोम जो बताते हैं, उनकी पूरी मिसालें दी हैं मैंने, और बहुत सारे मिसालें दी हैं कि जिनसे ये साबित होता है, ये क्लियर कट इशारा मिलता है कि ऐसा ये बहुत एक इम्प्रोबेबल थ्योरी है कि इन अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स के आने में बहुत ह्यूज डिफरेंसेस था। बल्कि ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं ये कि सब बहुत अनकरीब थोड़े थोड़े वक्फे के अंदर ही है, एक साथ या तो गॉड ने सीधे सीधे क्रिएट कर दिया, या बहुत कम अरसे के अंदर। जाहिर है गॉड ने ही क्रिएट किया, लेकिन वो बहुत कम अरसे के अंदर हुआ। उसको ये मानना कि पहले एक प्रोटोजोन आ रहा और उसको जिस चीज़ के ऊपर वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है वो लाखों साल के बाद आ रहा, तो ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है। तो इस पर क्वेश्चंस उठाए मैंने। तो एक तरफ ये थ्योरी जो डार्विन ने दी कि थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आप जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स लाइफ, कि भाई पहले बहुत बेसिक लाइफ है, उसमें वायरस भी है, फिर वो सेल, फिर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला गया। आपका ये कहना है कि जो कई बार जो चीज़ें जो सिंपल लाइफ की सर्वाइवल के लिए चाहिए वो कॉम्प्लेक्स लाइफ पे है, और आप ये बोल रहे हैं ज़्यादातर उसमें। और अगर क्रोनोलॉजिकली आप टाइम और स्पेस को देखें और उसमें एवोल्यूशन को देखें, जो चीज़ एक बहुत हज़ारों करोड़ों साल के वक्फे में जो आप अपनी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से सामने रख रहे हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती जब तक वो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल जिसे कहते हैं रियलिटी एग्जिस्ट ना करे। तो दूसरी तरफ ये है कि भाई वो क्रोनोलॉजी जो आपका ये कहने का मतलब है कि वो इफ़ इट इज़ क्रिएशन रादर देन, ऑफ कोर्स उसमें भी डिफरेंट थेरीज हैं कि भाई क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से भी एवोल्यूशन हो सकता है, कि भाई एट द एंड ऑफ द डे अभी भी जो सारी चीज़ें हो रही हैं, सिविलाइजेशनल एवोल्यूशन हो रहा है। मान लीजिए पहले नेशन नहीं था, उससे पहले स्टेट छोटे टुकड़ों में था, एम्पायर में था, सिटी स्टेट था, ट्राइबल सोसाइटीज़ थी। अब ये भी इंसान की लाइफ में सोशल थियरी का एवोल्यूशन है या टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन आप देख लीजिए। तो एवोल्यूशन तो है। सवाल ये है कि भाई, और ये इनमें भी देखा जा रहा है जानवरों में भी, कि भाई वो भी अडेप्ट कर रहे हैं और इवॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो हार्ड क्वेश्चन है कि एक तरफ एब्सोल्यूट इंस्टेंट क्रिएशन है, दूसरी तरफ सवाल ये है कि भाई कि इट टुक इट्स वाइल और उसमें रोल ऑफ गॉड नहीं है।
हाँ, तो मतलब ये है कि इवोल्यूशन तो जाहिर है हर चीज़ में इवोल्यूशन हुआ है, कोई सब चीज़ें एक सेकंड में नहीं पैदा हो गई, कुछ चीज़ें पहले पैदा हुई कुछ बाद में हुई, लेकिन उसको जिस तरीके से इन्हें डिस्क्राइब किया जाता है वो चीज़ पॉसिबल नहीं है जब तक कि एक गॉड क्रिएटर उसको पूरी तरीके से गाइड ना कर रहा हो पूरी चीज़। तो और उसमें ऐसा मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि भाई चूँकि जितने सो कॉल्ड लोअर एनिमल्स हैं वो हायर एनिमल्स पे उनके अंदर इंटरडिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है एक दूसरे के लिए कि उनको ये अज्यूम करना बड़ा मुश्किल है कि इनके बीच में बहुत ह्यूज गैप होगा। तो अगर इवोल्यूशन हुआ भी है तो एक ज़माने में चूँकि गॉड ने बड़ा स्पेशल वे से, वो गॉड की स्पेशल पावर थी कि बहुत तेज़ी के साथ गॉड ने इन चीज़ों को क्रिएट किया है, बहुत स्पेशल पावर में से क्रिएट किया है। जैसे यूनिवर्स भी, अगर कोई यूनिवर्स जितना ह्यूज है, कोई कहे कि भाई वो बनते लेकिन खुद बिग बैंग की थ्योरी कह रही है कि विद इन सेकंड जो है एकदम से पूरा फैल गया सारा, तो वो गॉड की एक स्पेशल क्रिएटिव पावर है कि जिसकी वजह से ये चीज़ें बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती हैं, ना कि उसमें जितना ह्यूज टाइम दिखाया जा रहा है उसको मानकर तो थ्योरी आपको मानना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह के लॉजिक्स को आप एक्सटेंड करते हैं कि फ़िज़िक्स की ओवर रीच पे, कि आइंस्टाइन, लाइट स्पीड और लिमिट्स ऑफ जो मॉडर्न थेरेटिकल फ़िज़िक्स की जो लिमिटेशंस हैं, और लाइट स्पीड जो बैरियर, जो हालांकि इसमें भी दो सवाल उठते हैं कि लाइट स्पीड बैरियर कोई आइंस्टाइन की थेरेटिकल विजन नहीं थी, वो जो ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट पिछले एक सेंचुरी से मुख्तलिफ जितने भी साइंटिफिक और अभी भी जितने एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, कुछ इक्का दुक्का एक्सपेरिमेंट्स को छोड़ के अभी जो आना शुरू हुआ है कि भाई मे बी लाइट स्पीड बैरियर इज़ ब्रेकिंग, तो उस बेस पे कि भाई एक पर्टिकुलर फोर्स की स्पीड को क्योंकि मेजर किया जा रहा था, हो सकता है उसकी अंडरलाइंग फोर्स को हमारी टेक्नोलॉजी नहीं थी उसको मेजर किया जा सके, तो उसको आइंस्टाइन ने उसकी जो फिक्सेशन है या फिर जो उसकी फिक्सिटी है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, उसको विद द इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर अवेलेबल एट दैट टाइम एंड विद द नेकेड आई, उसको उन्होंने थेराइज किया। और आप उसमें एक एग्जांपल देते हैं अपनी पुरानी किताबों में भी कि जो एक तरीके से लाइट की वोल्टेज को रेगुलेट करने की जो मशीन होती है कि कई बार लाइट की वोल्टेज कम होती है और उसके बाद उसको फिक्स करने की कोशिश की जाती है ताकि घर में लाइट सेम उससे आए, वोल्टेज से आए, तो उसको आप एज ए एग्जांपल यूज़ किया आपने अपने पिछली राइटिंग्स में कि भाई जो कॉन्स्टेंसी है वो मेंटेन की जा सकती है अगर अंडरलाइंग फोर्सेस की जो वेरिएबिलिटी है या जो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज किया। मैंने कॉन्सेप्ट ये दिया है कि लाइट स्पीड को आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है लाइट स्पीड इज कांस्टेंट एंड मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। मैंने आर्गुमेंट ये किया कि नो, लाइट स्पीड इज नॉट कांस्टेंट बट इज स्टेबल। स्टेबल एक सर्टेन कंडीशंस में वो स्टेबल है, लेकिन जब उस कंडीशंस को अगर वो एक्सट्रीम पहुंच जाएगी तो फिर वो स्टेबल नहीं रहेगी। और उसकी बहुत सारी मिसालें देखने को मिली है साइंस में, बुक्स में उसके एग्जांपल मिल जाएंगे। इवन क्वांटम थ्योरी के बारे में बहुत एक जनरल ओपिनियन ये है कि वो लाइट स्पीड कॉन्स्टेंसी के निगेटिव में जानते हैं, स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस माना जाता है। और फिर दूसरा मैंने क्वेश्चन ये कहा है कि देखिए किसी भी सिस्टम को अगर एक प्रॉपर वे में एक स्मूथली फंक्शन करना है तो उस सिस्टम में आपस में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बगैर कम्युनिकेशन के कोई सिस्टम एक रेगुलेटेड स्टाइल से चल ही नहीं सकता। और अगर हम यूनिवर्स के साइज़ को देखें तो यूनिवर्स का साइज़ इतना ह्यूज है कि उसमें लाइट की स्पीड तो एक ऐसी है जैसे हम अगर ज़मीन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जैसे एक कछुआ चलता है जिसको कहते हैं कि कछुए की चाल से जा रहा है हल्के हल्के हल्के, तो इस लाइट की स्पीड तो उतनी भी नहीं है ना। जो सबसे करीब का स्टार है वहीं से लाइट को आते हुए 8 मिनट लग जाते हैं। तो वो पूरे यूनिवर्स का एज ए सिस्टम पूरा इतना ज़बरदस्त पिछले 15 बिलियन ईयर्स से वो वर्क कर रहा है, उसको उसमें फास्ट कम्युनिकेशन के बगैर और फास्ट आपस में कनेक्शन के बगैर वो यूनिवर्स चल ही नहीं सकता। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसी वेव्स मौजूद हैं कि जो कहीं बहुत फास्ट हैं, जिनको अभी डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं और अभी हमारी थ्योरीज उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाई हैं। लेकिन एक वक्त आएगा कि बहुत आसानी से वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि विदाउट एज्यूमिंग वेरी फास्ट स्पीड। और मैं तो ग्रेविटी की भी एग्जाम्पल दिया है मैंने अपने उसमें किताबों में बात कही है कि ग्रेविटी की स्पीड को भी इट हैज़ टू बी ह्यूज, अदरवाइज़ जो है ज़मीन सूरज के चारों तरफ उस तरह घूम नहीं सकती जिस तरह घूम रही है। तो वो जो है उसको भी बहुत फास्ट स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। खुद आप एग्जांपल देते हैं अपनी किताब में इक्वल्स mc² में। c² जब यूज़ ही हो रहा है फार्मूला में तो इट्स एटलीस्ट रेज टू द पावर 2 की एनर्जी और जो मास के बीच की रिलेशन है
उसमें E इज इक्वल टू MC नहीं है, अगर वो लिमिट होता है MC स्क्वायर है। तो अभी जो हमने जो ये थीम कवर करी है उसमें हम लोगों ने जो बुनियादी फिलोसफी ऑफ साइंस के जो डिबेट्स हैं उसमें द आइडिया ऑफ क्रिएटर, द आइडिया ऑफ क्रिएशन, और क्रिएशन के बाद जो फिज़िक्स एज अ मटेरियल एज अ क्रिएटेड प्रोसेस में जो ज़रूरत है साइंटिफिक पैराडाइम में, जो कॉन्सेप्ट्स जैसे लाइट की स्पीड, जैसे कम्युनिकेशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं, या उसकी कॉन्स्टेंसी, स्टेबिलिटी, उसके हवाले से ये बुनियादी सवाल हैं जिनमें आपने कॉन्ट्रडिक्शन पेश किया और आपने बोला कि ये अगर कंप्लीट थेरीज़ होती हैं, कंप्लीट पैराडाइम्स होते, और उसमें जो बुनियादी जो असम्पशंस हैं वो असम्पशंस रादर देन फिज़िकली मटेरियल, इनमें बहुत सारे असम्पशंस फ़िलोसॉफिकल हैं, वो आप उनको प्रूव भी नहीं कर सकते, आप डिसअप्रूव भी नहीं कर सकते। तो वो जो गॉड की कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आप साइंस से हटाना चाहते थे, एट द एंड ऑफ द डे आप उन कैरेक्टरिस्टिक से डील करते हैं कि जो मानना मजबूरी है उसके बगैर, लेकिन आप उसको गॉड के फ्रेमवर्क से हटा के आप उसको नेचुरल फिलोसफी के फ्रेमवर्क, कैपिटल एन से नेचर, उसको वो करते हैं डिस्क्राइब एक तरीके से। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया वो सोशल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से किया, फिर साइंस की फिलोसफी के पर्सपेक्टिव से और साइंटिज्म के पर्सपेक्टिव से किया। अब इसके इंटरसेक्शन पे आते हैं कि भाई जब सोशल थ्योरी और साइंस इंटरसेक्शन पे आती है तो एक हेल्थ एज अ साइंस भी वजूद में आती है। उसमें दोनों एस्पेक्ट्स डोमिनेट करते हैं, उसका एक सोशल साइड भी है और उसका एक प्योरली मेडिकल और साइंटिफिक साइड भी है। सोशल साइड से शुरू करते हैं ताकि उसके बाद हम ये देख सकें कि भाई मेडिकल साइड कैसे गवर्न हो रहा है। सोशल साइंस में आप जो बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑफ प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक्स ऑफ सोल्यूशन की एक डबल कॉमर्स है, जो आप बताते हैं कि भाई डिजीज़ एंड क्योर की एक इंडस्ट्री है और वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है, उसकी तरफ आप अगर इशारा। तो जैसे मैंने एक पहले से कहता रहा हूँ मैं कि उनके नज़दीक सिर्फ मनी मैटर करता है, तो उन्होंने जो है चूँकि फैक्ट्स उमर्ज के सामने आ रहे हैं, पूरे सबके सामने हैं कि किस चीज़ से कितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं। आज से 50-60 साल पहले उतने फैक्ट्स शायद सामने ना हो, लेकिन आज तो पूरी स्टेटिस्टिक्स दुनिया के सामने मौजूद हैं कि कौन सी सोशल प्रैक्टिसेस या कौन से सब्सटेंसेज ऐसे हैं कि जिनसे बड़े पैमाने पर बीमारियाँ पैदा होती हैं, और उनसे बीमारियाँ ही पैदा होती हैं, उनसे कोई पॉजिटिव असर नहीं होता। एक ज़माने में अल्कोहल के बारे में ये कहा गया, कुछ मेडिकल पर्सनैलिटीज़ ने इस तरह की बात की कि अल्कोहल अगर बहुत थोड़ी सी अमाउंट में ले लिया जाए तो उससे फ़ायदा होगा, लेकिन अब बाद में थ्योरीज बिल्कुल क्लियर कट प्रूव हो गई है, ये बात साबित हो गई है। अब वर्ल्ड के तमाम मेडिकल जो फील्ड्स हैं वो ये मानती हैं कि नहीं, ज़रा सी भी अमाउंट में अल्कोहल डेंजरस है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्कोहल को बैन नहीं किया जाता। उसकी वजह यही है कि अल्कोहल अपना में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और फिर जब अल्कोहल से जो बीमारियाँ पैदा होती हैं तो पूरी मेडिकल इंडस्ट्री, एक ह्यूज मेडिकल इंडस्ट्री, उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया है, ह्यूज मेडिकल इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन डेवलप हो गया है। तो वो दोनों चीज़ें एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई हैं। पहले कॉजेज़ को कमर्शलाइज करो, फिर उसके सॉल्यूशन को कमर्शलाइज करो। अगर अल्कोहल नहीं बनेगी तो जाहिर है वो मेडिकल इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगी। तो उनके दिमाग में इंडस्ट्री का राइज इंपॉर्टेंट है, ना कि ह्यूमन सर्वाइवल। अब हम लोग क्योंकि अभी तक हमने जो बात करी है वो प्रॉब्लम्स की बात करी है और उसको डायग्नोस किया है, आपका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं कि भाई ठीक है, डायग्नोसिस हो गया, ये इश्यूज़ हैं, अब अगर इन इश्यूज़ को सॉल्व करना है तो उसका भी कोई पैराडाइम होना चाहिए। और आपकी कुछ किताबें पहले जो आई हैं और उसके बहुत सारी जो जुज़ है वो आपकी नई किताब में भी आ रहा है, वो द डायनेमिक पैराडाइम ऑफ हेल्थ या डायनेमिक पैराडाइम ऑफ कुरान, जो अलग अलग जो डिफरेंट पैराडाइम्स हैं हेल्थ के, इकोनॉमिक्स के, आपके फ़िज़िक्स के और भी जो मुख्तलिफ पॉलिटिक्स के, उस पर कुरान और इस्लाम से जब आप इन चीज़ों को रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे तो उससे जो वजूद में आने वाली दुनिया है वो किस तरह की दिखेगी। देखिए, जो मैं बात कहता हूँ, मैं बल्कि कुरानिक का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको मैं एक होलिस्टिक पीस का नाम देता हूँ, यानी कुरानिक पैराडाइम ऑफ होलिस्टिक पीस। चूँकि इंसान का पूरा वजूद जो है, इंसान का पूरा एग्जिस्टेंस, इंसान का पूरा स्ट्रक्चर, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे सोशल हो, अल्टीमेटली उसका एम क्या है? अल्टीमेट एम ये है कि इंसान की ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी की बका हो, उसकी ज़िंदगी सेहतमंद हो, उसकी ज़िंदगी पीसफुल हो, और इन रास्तों की जो रुकावटें हैं वो रुकावटें उसकी ज़िंदगी में ना हो। और इस्लाम की खूबी यही है कि इस्लाम ने इन चीज़ों को इंश्योर किया है। उसने एक ओवरऑल
होलिस्टिक पीस का कॉन्सेप्ट दिया कि जिसमें इंसान की हेल्थ भी शामिल है, इंडिविजुअल हेल्थ भी शामिल है। और हेल्थ को भी जब कुरान की ज़बान में हम डिस्क्राइब करते हैं, जो नॉर्मल WHO की डेफिनेशन है, उसमें हेल्थ के सिर्फ 3 उसको कंपोनेंट्स को लिया जाता है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। चौथा कंपोनेंट एक स्पिरिचुअल वेलबींग की मैंने बात की थी एक ज़माने में, वर्ल्ड में इसके ऊपर डिस्कशन भी हुआ, लेकिन उसको अल्टीमेटली इंक्लूड नहीं किया गया। मैं अभी भी उसको चारों कंपोनेंट मानता हूँ कि चारों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं। स्पिरिचुअल वेलबींग का मतलब ये है कि उसको, उसके अंदर, इंसान के अंदर ये क़ुव्वत भी होनी चाहिए कि वो राइट और रॉन्ग के बीच में तमीज़ कर सके, वो अच्छे और बुरे की, वो मोरल और इमोरलिटी के बीच में तमीज़ कर सके। मेंटल जो हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना है कि आदमी के अंदर टेंशन कम हो, आदमी को नींद पर्टिकुलरली आए, आदमी के अंदर घबराहट पैदा ना हो, कपकपी ना हो, उस मेंटल प्रॉब्लम में सिर्फ ये चीज़ आती है। तो इंडिविजुअल हेल्थ है। फिर दूसरे नंबर पर फैमिली पीस है। फैमिली इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, चूँकि वो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच की कड़ी है। और फैमिली, अगर फैमिली, प्रॉपर फैमिली के अंदर रहते हुए इंसान की जो स्पेशीज़ है, ह्यूमन स्पेशीज़ को कंटिन्यूएशन होगा, तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली एक स्ट्रांगली इमर्ज होकर सामने आती है हेल्दी वे में। और अगर वो उसके बाहर फैमिली सिस्टम को तोड़ा जाता है तो उसके नतीजे बहुत ख़तरनाक होते हैं। उस खास वजह आप अगर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, प्योरली साइंटिफिक ये कि चूँकि गॉड ने जो सिस्टम बनाया है उसमें सेक्स को एक लिमिटेड किया है कि अगर वो सेक्स बहुत चंद लोगों के बीच में, बिल्कुल फिक्स्ड लोगों के बीच में, आइडियली 2 के बीच में, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस में ऐसे 2-3 लोगों के बीच में कि जिनके बाहर, उसमें भी सिर्फ मेल का ताल्लुक, जैसे इस्लाम में पॉलीगेमी का कॉन्सेप्ट है कि मेल का ताल्लुक एट द मोस्ट 4 से हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और उन 4 फीमेल्स का ताल्लुक किसी और मर्द से नहीं होगा। लेकिन जो मौजूदा दुनिया है उसमें हम प्रोमिस्क्यूटी देखते हैं कि जिसमें एक मर्द के ताल्लुक 50 औरतों से, 50 औरतों के ताल्लुक और 50, अब एक हर में से हर के बहुत सारे मर्दों से, तो नतीजा निकलता है कि टोटल सोसाइटी, मतलब वहाँ अमेरिका और यूरोप में 80 to 90% लोग प्रोमिस्कुअस हैं। पॉलीगेमी बहुत लिमिटिंग चीज़ है कि वह पॉलीगेमी चूँकि पॉपुलेशन के अंदर मेल फीमेल के रेशियो के ऊपर पॉलीगेमी डिपेंड करती है। मेडिकल क्या असर पड़ता है? तो मेडिकली पॉलीगेमी तो से बीमारी नहीं फैलती, STDs बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन प्रोमिस्क्यूटी तो एक सबसे बड़ा रीज़न है। प्रोमिस्क्यूटी पूरा एड्स के फैलने का, यानी जितनी भी STDs हो रही हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न प्रोमिस्क्यूटी है। प्रोमिस्क्यूटी दोनों तरह की, हेट्रोसेक्सुअल भी और होमोसेक्सुअल भी, और उसमें होमोसेक्सुअल नंबर 1 सबसे मोस्ट डेंजरस है, नंबर 2 पर हेट्रोसेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी है। चूँकि वो जो है उसमें सर्कुलेशन एक के बाद वो फैलता चला जाता है। तो इसलिए जो है इस्लाम ने एक पूरा फैमिली सिस्टम क्रिएट किया, वो भी अल्टीमेटली हेल्थ को डिटर्मिनिंग भी, और विद इन फैमिली एक पीस का ज़रिया भी है कि प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन लाइफ है, और मेल फीमेल का प्रोटेक्शन है, आपस में उनके बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। फिर सोशल पीस है। सोशल पीस में कि भाई क्राइम्स ना हो, उसमें जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इतनी ना हो कि भाई जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, तो उसका एनवायरनमेंट हमारा प्रॉपर होना चाहिए। एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें ना हो कि जिससे पोल्यूशन फैले और बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा हो। तो इस्लाम ने एक होलिस्टिक सिस्टम ऑफ क्रिएट किया है, और उसमें हेल्थ जो है एज ए डायनेमिक पैराडाइम ऑफ हेल्थ जब मैं बात करता हूँ तो उसकी वो यही है कि उसमें इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया जिसे मैं कहता हूँ फंडामेंटल 3 डायमेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन दिया, कि आज के जितने कॉन्स्टिट्यूशन हैं उसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात बहुत डोमिनेंट रहती है, थोड़ा बहुत कहीं जिक्र फंडामेंटल ड्यूटीज़ का होता है। फंडामेंटल प्रोहिबिशंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन इस्लाम ने तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल प्रोहिबिशंस। चूँकि इन तीनों के बगैर इस हेल्थ सर्वाइव कर ही नहीं सकती। ये क्या चीज़ अलाउड है, क्या चीज़ आपके ऊपर बाइंडिंग है, और क्या चीज़ आप नहीं कर सकते, आपको अलाउड नहीं है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बगैर इंसान एक पीसफुल और हेल्दी लाइफ गुजार ही नहीं सकता। तो इस्लाम ने वो पूरा कॉन्सेप्ट दिया। इस्लाम ने मैरिज का कॉन्सेप्ट ऐसा बनाया कि जिससे लाइफ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हेल्थ होती है, बच्चों की हेल्थ वो होती है, सिक्योर होती है। आज दुनिया के अंदर अबॉर्शंस बेइंतहा बढ़ गया है। 7 करोड़ से 10 करोड़ तक की फिगर आती है, हर साल अबॉर्शन किया जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि वो रिलेशंस आउटसाइड द फैमिली हो रहे हैं। फैमिली के अंदर जो है उस तरह के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो वो सारी की सारी जो चीज़ इस्लाम का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक पीस है। अब वो जितनी भी दुनिया में आज की तारीख़ में जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, जो वैसी बीमारियां थीं कि जिनमें उनका कोई कॉरपोरेट वर्ल्ड को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, जैसे स्मॉल पॉक्स वगैरह, उसमें वैक्सीन्स के ज़रिए। एक मैं ज़ोर देता हूँ कि इस्लाम में एक नेचुरल प्रिवेंशन की बात भी है। अब मॉडर्न साइंसेज में नेचुरल प्रिवेंशन को उन्होंने बिल्कुल हटा दिया है, उसकी बात सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात की, यानी वो
वैक्सीन के ज़रिए या जो है कंडोम के ज़रिए बीमारियों को रोकना चाहते हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि भाई ये इस काम करने से, अगर ड्रग लेने से आपको बीमारी हो रही है तो ड्रग मत लो या ड्रग के ऊपर बैन होना चाहिए, वो ये नहीं कहेंगे। ये नेचुरल प्रिवेंशन है जो इस्लाम कह रहा है कि ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल लाइफ का हिस्सा नहीं है और जो उन चीज़ों के और उनसे सिवाय हेल्थ को नुकसान के कुछ नहीं होता है या सोसाइटी के अंदर बिगाड़ आता है, उन चीज़ों के ऊपर टोटल बैन होना चाहिए, उनकी अवेलेबिलिटी ना हो। जब अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो इंसान जो है उनसे हर हालत में बचेगा और फिर उनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा नहीं होंगी। आज जैसे पहले भी मैं कह चुका हूं कि अल्कोहल एक बड़ा, सिर्फ हेल्थी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि उसकी वजह से क्राइम्स और ड्रग्स की वजह से, सब्सटेंसेस की वजह से क्राइम्स बेइंतहा, सुसाइड्स बेइंतहा, मर्डर्स, रेप्स, इतनी तमाम प्रॉब्लम्स उसकी वजह से पैदा हो रही हैं। तो इस्लाम में एक पूरा कॉन्सेप्ट, एक होलिस्टिक हाइजीन का कॉन्सेप्ट दिया है कि एक होलिस्टिक हाइजीन का पूरा है कि आदमी दिन में 5 मरतबा नमाज़ पढ़ता है, वज़ू करता है तो उससे उसकी स्किन प्रोटेक्शन मिलता है, उसका माउथ प्रोटेक्शन मिलता है, उसके बाद में जो है वो उसका गुस्ल का एक पूरा इंतज़ाम है कि जिसकी वजह से बहुत सारी जो सेक्स से रिलेटेड डिसीज़ हैं उनके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। खतना जो है, सर्कमसिजन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो जिसकी वजह से जो है यानी औरतों में सर्वाइकल कैंसर, जिसकी वजह से इंडिया में हर साल 1.5 लाख औरतें शिकार होती हैं, वो उन औरतों में होने के चांसेस बहुत कम होते हैं जिनके हस्बैंड्स जो हैं वो सर्कमसाइज्ड हैं, खतनाशुदा हैं। तो खतना एक बहुत बड़ा रोल खतरा प्ले करता है एसटीडीज़ को रोकने में और सर्वाइकल कैंसर को रोकने के अंदर। तो इस होलिस्टिक हाइजीन में फिर वही है कि वो प्रॉपर रिलेशनशिप, फिर इस्लाम में इस बात पर भी जोर है कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए आप, उसके ऊपर भी बहुत हदीसों में आया है कि आप कहीं, ऐसा नहीं कि कहीं भी थूक देंगे आप। फिर पेंडेमिक के सिलसिले में एक बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है जिसको मैं कहता हूँ कि अगर उस एक हदीस के ऊपर अमल कर लिया होता तो कोविड दुनिया में फैलने वाला नहीं था। और वो हदीस ये है कि जब किसी इलाके के अंदर कोई बीमारी फैल जाए किसी इलाके के अंदर, तो ना उस जगह के लोगों को बाहर जाने दो, ना बाहर से कोई आदमी वहाँ एंटर आए। जिसे बाद में इन्होंने लॉकडाउन बहुत बाद में लगाना शुरू किया। अगर वो लॉकडाउन बहुत शुरू में चाइना में लगा दिया गया होता और बहुत स्ट्रिक्टली उसके ऊपर अमल किया होता तो पूरी दुनिया में बीमारी फैलने वाली नहीं थी। एक इम्पॉर्टेंट जो इम्प्लिसिट प्रिंसिपल जो आपके डायनेमिक पैराडाइम ऑफ हेल्थ से जो निकल के आता है, अभी इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म के हवाले से देखें तो वहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जा रहा है या फिर मटेरियल जो वेल बीइंग है सो कॉल्ड उनके यहाँ जो डिफाइंड है उसको मैक्सिमाइज़ किया जा रहा है। उसके बनस्बत आप हेल्थ को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं और इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, वो सारे जो अल्टीमेटली जो है ना बताया ना कि अल्टीमेटली इंसान की ज़िंदगी का एम क्या है कि एक पीसफुल एग्जिस्टेंस, एक हेल्दी एग्जिस्टेंस। तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया ना। फिर बाकी चीज़ों के माने क्या रह गए। इकोनॉमिक्स का भी अल्टीमेट एम तो इंसान की बका है ना, इंसान के फ़ायदे की चीज़ बनाना है। लेकिन अगर वो फ़ायदे के साथ साथ वो नुकसान की चीज़ें भी पैदा करने लगेगा तो जाहिर है उसके नतीजे वही होंगे जो हो रहा है दुनिया के अंदर कि सब इतना साइंटिफिकली एडवांस वर्ल्ड होने के बावजूद दुनिया में बीमारियां भी बेनतहा, दुनिया में क्राइम्स भी बेनतहा, दुनिया में रेप्स भी बेनतहा। और ये सारी चीज़ें उन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो कंट्री अपने आप को एडवांस समझते हैं। इंटरेस्टिंगली अगर हम उसको इस्लामिक थियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें और उसमें स्पेसिफिकली मकासदुल शरिया के पर्सपेक्टिव से, जहाँ ह्यूमन वेलफेयर एक साउंड प्रिंसिपल है, शरीयत को में जो भी रीजनिंग है उसको डिफ़ाइन करने के लिए, तो हेल्थ मैक्सिमाइजेशन एज अ प्रिंसिपल एक ही वक्त में एक ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक प्रिंसिपल भी है। मतलब मैं इसको इस तरह से देखना चाह रहा हूँ फ़िलोसफी ऑफ साइंस की डिबेट में, जो पिछले 300 साल से चैलेंज मुसलमानों ने और जो इममटीरियल रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आने वाली सोसाइटीज़ हैं जिनके बीच में अपने कॉन्ट्रडिक्शंस और डिबेट्स हो सकते हैं, उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पिछले 300-400 साल में जो एक ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू डेवलप हुआ और उसमें क्योंकि यूरोप और वेस्ट डोमिनेट किया, उन्होंने अपने वर्ल्ड व्यू को पावर के थ्रू ऐसा दिखाया कि भाई वो नेचुरल साइंसेस से कंपैटिबल है। हालांकि वो भी हम लोगों ने मिथ्स पिछले 100-150 साल में, स्पेशली अभी बहुत वाज़ेह तरीके से साइंस के नज़रिए से ही देखने शुरू किए, जिनको आपने यहाँ पे हाईलाइट किया। लेकिन अगर इसी साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू से निकला हुआ कि हेल्थ एज अ पैराडाइम, एक तरफ आप अगर सिर्फ डार्विन की थियोरी ऑफ एवोल्यूशन को भी सामने रख लें और उससे बोलें सर्वाइवल मैकेनिज्म होना चाहिए, चाहे वो फिटेस्ट सर्वाइवल ऑफ द सिस्टम होना चाहिए जिसमें इंडिविजुअल, फैमिली, एनवायरनमेंट, सोसाइटी एग्जिस्ट करता है, अगर उसमें हेल्थ मैक्सिमाइजेशन
एज ए प्रिंसिपल को बनिस्बत इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म को सामने रखा जाए, तो ये एक ही वक्त में ये रिलीजन के पर्सपेक्टिव से आने वाले स्पेशली इस्लाम के जो मकासद हैं वो भी सामने आ जाते हैं, उसमें कलाम या रीज़न को भी सामने रखा जा सकता है, लेकिन साइंस एज ए मैकेनिज़्म से भी आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक मॉरल सोसाइटी को। हाँ, तो चूँकि ये हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर साइंस बता रही है ना, हमें क्लियर कर रही है कि साइंस ने हमें बताया, हमें अल्कोहल से होने वाली बीमारियों के नाम हमें आज से 200 साल तो पहले तो पता नहीं था। ये तो साइंस ने बताया है कि कितनी बीमारियां अल्कोहल की वजह से किस तरीके के डैमेजेस हो रहे हैं। साइंस को आज से 200 साल पहले एड्स को कोई जानता नहीं था, ये साइंस ने बताया है, एड्स उभर कर सामने आई है। तो साइंस जो है, साइंस की तमाम डिस्कवरीज अल्टीमेटली लीड करती हैं उसी पैराडाइम की तरफ कि जो अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिए कहा, इससे पहले दूसरे रिलीजन्स के ज़रिए। तो वो जो अल्टीमेटली साइंस को तो एक ज़रिया बन जाएगा आगे जाकर, अगर बस एक तरह सा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया जाए वर्ल्ड का कि भाई हम जो हैं ह्यूमन वेलफेयर हमारे सामने मैक्सिमल होगा, उसका असर होगा। और उसमें ह्यूमन वेलफेयर में ज़ाहिर नंबर 1 कंपोनेंट हेल्थ का है, नंबर 2 फैमिली पीस का है, नंबर 3 सोशल वेलफेयर और सोशल क्राइमलेस सोसाइटी। इन कंपोनेंट्स अगर रहेंगे, अगर ये साइंस एक्सेप्ट कर ले और ये पूरी दुनिया का गवर्नेंस का सिस्टम एक्सेप्ट कर ले, तो ये दुनिया भी एक तरीके की जन्नत बन जाए। इस दुनिया में भी बीमारियां बहुत कम हो जाएंगी, जो कैओस फैला हुआ है आज चारों तरफ, उसमें बेइंतहा कमी आ जाएगी। अच्छा, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि जो पिछली पूरी डिबेट आई है उसमें हमने ये भी शुरू में रखा कि भाई साइंस की भी लिमिट्स हैं। एक ज़माने में न्यूटन की फ़िज़िक्स को कंप्लीट माना जा रहा था, पिछले 100 साल में आइंस्टाइन की फ़िज़िक्स को कंप्लीट माना गया। अब आइंस्टाइन की थेरीज़ को भी खुला आम चैलेंज है। स्ट्रिंग थेरीज, क्वांटम ग्रेविटी, दुनिया भर के ऐसे पैराडाइम्स इमर्ज हो रहे हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई ग्रेविटी की थेरी प्लस माइक्रो कॉस्मिक जो क्वांटम थेरीज़ हैं उनका एक स्टेबल जिसे कहते हैं थियरी ऑफ एवरीथिंग फिज़िक्स में कैसे आए। तो साइंस भी अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है जो इवॉल्व करता है इंसान की अपनी जो एडवांसमेंट है उसके साथ। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर गॉड एग्जिस्ट करता है, जो हम आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई ज़्यादातर जो रीज़नेबल पैराडाइम्स हैं वो एक मोनोथीस्टिक मोनिस्ट वर्ल्ड के कॉम्बिनेशन में, कि भाई दुनिया जो है वो मोनिज़म की तरफ जा रही है कि भाई एक प्रिंसिपल थेरेटिकल की तरफ बढ़ेगी, और ओवरऑल के भाई थीज़म में मोनोथीज़म के, और जब एक खुदा होगा तो ही एक सिस्टम होगा, मल्टीपल खुदा होंगे तो वो आपस में compete करके एक सिस्टम में कॉन्ट्रडिक्शंस ज़्यादा होंगे। और हालांकि हम देखते हैं बड़ा फाइन ट्यून्ड यूनिवर्स, तो वो पॉलीथीज़म से लीस्ट कंपैटिबल है, एक मोनिस्ट जैसे कहते हैं कि यूनिवर्स है। तो उसमें जो साइंस है, जो आपका एक कोर कंट्रीब्यूशन है कि कुरान के नज़रिए से साइंस को देखना रादर देन साइंस के नज़रिए से कुरान को देखना, क्योंकि साइंस लिमिटेड है, पिछले 1000 साल में इवॉल्व हो रहा है, आगे भी इवॉल्व होगा। तो अगर खुदा है जो हम बोल रहे हैं तो वो मॉरल है, अगर जो हम बोल रहे हैं कि मोरालिटी है, और अगर वो अपनी आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा है दुनिया में, मैं क्यों दुनिया को लाया, मैंने क्यों क्रिएट किया, तो वो रीजनेबल भी होना चाहिए वो मैसेज, और वो ऑब्जर्वेबल भी होना चाहिए। मतलब जो चीज़ रिवील्ड है वो रीजनेबल भी है और वो ऑब्जर्वेबल भी है, तीनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए। और ये जो प्रिंसिपल है ये उसको रियलिटी बनाता है कि भाई आप वक्त के साथ साथ, इसीलिए है कि वक्त के साथ साथ रिलीजन की इम्पोर्टेंस, और स्पेसिफिकली इस्लाम, चूँकि इस्लाम गॉड का भेजा हुआ अल्टीमेट एक पैराडाइम है, तो उसकी इम्पोर्टेंस अब वक्त के साथ साथ सामने आती जा रही है। यही वजह है कि दुनिया में आज बड़ी तादाद में लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं, और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अब इस्लाम कबूल कर रहे हैं, बड़े बड़े फ़िलोसोफर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। चूँकि वो फैक्ट्स जो पहले जिनकी तरफ इस्लाम इशारा कर रहा था, वो फैक्ट्स अब दुनिया के सामने इमर्ज होना शुरू हो गए हैं। दुनिया को पता चल गया है कि अगर इस्लाम ने किसी चीज़ को हराम करार दिया तो क्यों किया, इस्लाम ने किसी चीज़ को फ़र्ज करार दिया तो क्यों किया, उसके पीछे क्या वजह है। आज फास्टिंग के ऊपर, रोज़े के ऊपर आज दुनिया भर के रिसर्चेस, लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल गया इस बात के ऊपर कि साबित हो गया है कि फास्टिंग की वजह से कितना एज बढ़ जाती है, फास्टिंग की वजह से कितनी चीज़ें, कितने कैंसर रुक जाते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें अब पूरी तरीके से साबित होती चली जा रही हैं, और उससे बिल्कुल क्लियर है कि गॉड ने जो भी सिस्टम दुनिया के लिए बनाया वो एक
होलिस्टिक पीस के कॉन्सेप्ट को लेकर बनाया। उसका मकसद इंसान को ये नहीं था कि इंसान के ऊपर बिना बात की पाबंदियाँ आयद करनी थी, बिना बात इंसान को बांधना था, नहीं, बल्कि इंसान को खूब आज़ादी दी गई, लेकिन आज़ादी की लिमिट्स क्रिएट कर दी गई कि आप इन दायरों में रहकर अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करें। इनको अगर आप क्रॉस करेंगे तो उसके आपको बहुत सारे नुकसान दुनिया में मिलेंगे, और अगर दुनिया में आपने इंडिविजुअल लेवल पर दुनिया में आपको नुकसान ना भी हुआ तो आपको आखिरत में उसका नुकसान ज़रूर मिलेगा। अगर दुनिया में किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और वो इतनी खामोशी से किया कि उसको सज़ा भी नहीं हुई, तो अगर वो ये समझता है कि बस मैं तो ठीक अपना काम कर दिया, मुझे तो अब कोई पनिशमेंट दुनिया में नहीं, तो उसको पनिशमेंट वहाँ मिलेगा। तो इसलिए गॉड ने ये भी क्लियर कर दिया कि दुनिया में फ़ायदे और नुकसान एक रिलेटिव हैं, या आपको हो सकता है किसी अच्छे काम का भी आपको बधाई फ़ायदा नज़र ना रहा हो, चूँकि अच्छे काम के फ़ायदे भी जब होते हैं जब वो मल्टीपल तादाद में लोग ऐसा करें। अगर आदमी सिर्फ पता लगा अकेला ही आदमी एक अच्छा काम में मुलव्विस है और बाकी सारे लोग बुरे कामों में इन्वॉल्व हैं, तो उसका इम्पैक्ट ना उसको अपने ऊपर इतना महसूस होगा ना बाकी सोसाइटी को होगा। तो इसलिए अल्लाह ने इंश्योर कर दिया कि नहीं, तुम एज एन इंडिविजुअल जो तुम्हारा रोल होगा उसके हिसाब से तुम्हारा आखिरत का फैसला किया जाएगा। पीछे हम लोगों ने पैंडेमिक का, कोविड के हवाले से डिस्कशन किया था, आपकी इस किताब में भी और आपकी एक पहली किताब में भी, जो पैंडेमिक्स और जो कुरान के जो उसूल हैं उनका जो कोरिलेशन, आपने जो चीज़ें हद या प्रोहिबिशंस कर दिए गए या जो चीज़ें जायज़ करार कर दी गई, आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि उसका बहुत हाई कोरिलेशन है कि जो दुनिया में मैक्रो डिजीज़ का जो या एपिडेमिक्स, एंडेमिक्स, पैंडेमिक्स का जो फैलना होता है, उसको बहुत ब्रीफली आप थोड़ा सा अगर बता सकें। दुनिया में अगर पिछले यानी ईयर 2000 ईयर्स के बाद की बात करें, पिछले 100 साल और फिर 2100 की सदी में बात करें, तो जो सबसे बड़े जितने भी बड़े पेंडेमिक्स हुए हैं वो सब वो हैं कि जो इस्लाम से कहीं ना कहीं इस्लामी उसूलों पर अमल ना करने की वजह से पैदा हुए। सबसे बड़ा ख़तरनाक जो पेंडेमिक उभरा वो स्वाइन फ्लू था, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में, यानी बास जगहों पर तो 15 से 20 करोड़ तक की बात आती है फिगर की, वो 2010 और 2020 के बीच में मैक्सिमम, उसके बाद में भी वो पेंडेमिक्स बार बार उभरते रहे वो। और तो वो स्वाइन फ्लू उन जगहों पर हुआ कि जहाँ पर सूअर का गोश्त खाया जाता था। सूअर के गोश्त को कुरान ने हराम करार दिया। सूअर के गोश्त के खाने से और भी बीमारियां पैदा होती हैं, ट्राइकिनेला स्पाइरलिस है और टीनिया सोलियम है, जिनकी वजह से भी ख़तरनाक बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन वो पेंडेमिक जो फैला वो उन इलाकों में जहाँ पर सूअर का गोश्त खाया जाता था, पिग फार्मिंग की वजह से फैला। उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा जो ख़तरनाक पेंडेमिक था वो एड्स था, कि जिसने 1982 में पहला इसका केस डिटेक्ट हुआ था, और अब तक ये तकरीबन जो फिगर्स आज की तारीख में दी जा रही हैं, हालांकि रियल फिगर्स ज़्यादा हो सकती हैं, वो भी 4 करोड़ हैं, और आज भी वर्ल्ड में तकरीबन 6 करोड़ लोग इस बीमारी का शिकार हैं। इसका आप कहने को एक एंटीवायरल थेरेपी आ गई है, लेकिन उसका इफेक्ट सिर्फ इतना है कि वो लाइफ को थोड़ा लंबा कर देता है, उसकी वजह से अभी तक कोई बहुत मेजर फ़र्क पड़ा हो ये नहीं पड़ा। तो ये सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीज़ का सीधा ताल्लुक़ एड्स का सीधा ताल्लुक़ जो सेक्सुअल परवर्जन्स हैं, जिनको सबको कुरान ने हराम किया, इस्लाम ने हराम किया, उनसे है। और उसमें जो है सरकमसीज़न उसके लिए एक रुकावट थी, जिसे इस्लाम ने जो है एक सुन्नत के तौर पर उसको सामने लाया। तो उसके अलावा जो है अल्कोहल का रोल एड्स के फैलाने में भी बहुत बड़ा रहा है, बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है एड्स को फैलाने में भी। और बाकी सारी बीमारियां भी एड्स की वजह से, तकरीबन अल्कोहल की वजह से ऑलमोस्ट 35-36 बीमारियां वेल नोन हैं, कि जिनकी वजह से कैंसर्स भी बहुत सारे हैं और बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो पेंडेमिक्स में एक और पेंडेमिक जो फैला, जिसे पेंडेमिक ना कह के एपिडेमिक कहा जाए, कि वो कुत्तों की वजह से भी, जो रेबीज़ है, रेबीज़ की वजह से भी बहुत सारे लोग, यानी हर साल 1 लाख के करीब लोग मर जाते हैं। पहले तादाद ज़्यादा थी, अब थोड़ा सा वैक्सीन की वजह से थोड़ा सा कम हुई है। तो लेकिन यह है कि वो भी चूँकि इस्लाम में और हदीस में है कि कुत्तों को घरों के आसपास मत रखो, उनको फार्मिंग के तौर पर उसको इस्तेमाल आप उसका कर सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक एरिया में डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स को पसंद नहीं किया गया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रही। फिर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, नमाज और वज़ू की वजह से, वज़ू एक बहुत बड़ा एक हेल्थ प्रोटेक्टिव एक पूरा सिस्टम है। जो पूरा हमारा मिसवाक है वो बहुत बड़ा, यानी सिर्फ वज़ू भी करे आदमी, कुल्ली करता है, उससे भी बहुत फ़ायदा है, लेकिन अगर साथ में एक्स्ट्रा मिसवाक या टूथब्रश का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा तो उसके फ़ायदे और भी बढ़ जाते हैं। तो वज़ू के अंदर भी बहुत बड़े फ़ायदे छुपे हुए हैं। नमाज के अंदर पूरा बहुत ज़बरदस्त एक सिस्टम इन्वॉल्व है।
नमाज के अंदर, सजदे के अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं। फास्टिंग, जैसा मैंने कहा कि फास्टिंग जो फ़र्ज़ है रोज़े रखना, उसका 1 महीने की फास्टिंग के बहुत ह्यूज इम्पैक्ट और बड़ा सब। आप पिछले दिनों एक जापानी साइंटिस्ट को, जिसको अवार्ड नोबेल प्राइज़ मिला है, उसकी एक थ्योरी इंपॉर्टेंट यही है, उसने साबित किया है कि फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत मेजर रोल कैंसर प्रिवेंशन में है और उसके बहुत बड़े इफ़ेक्ट्स अब फास्टिंग के सामने आ गए हैं। तो इस्लाम ने जिन चीज़ों को फ़र्ज़ करार दिया वो सारी चीज़ें वो हैं कि जिनसे हेल्थ मजबूत होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, इस कुरान साफ कह रहा है कि हर माँ अपने बच्चे को 2 साल मुसलसल दूध पिलाए, एक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग करे। ब्रेस्ट फीडिंग ही नहीं, सिर्फ एक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ये होता है कि रेगुलर इंटरवल पर करे, रात को भी थोड़ा सा दूध पिलाए उठ कर भी। तो वो जो है, अगर उसकी वजह से औरतों में ब्रेस्ट कैंसर और बहुत सारे कैंसर्स के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। और बच्चे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में ये है कि बच्चे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 10 to 15 ईयर्स बढ़ जाती है। तो वो सारे के सारे जितने भी इस्लाम ने जिन चीज़ों को वो किया, अच्छा समझा है, फ़र्ज़ किया है, उनका हेल्थ पॉजिटिव है। और जिन चीज़ों को इस्लाम ने मना किया, हराम करार दिया, उन सब चीज़ों का ज़बरदस्त नेगेटिव इफ़ेक्ट है। 2 फाइनल सवाल जो मेरे जहन में हैं। एक तो सवाल ये है कि कोई भी जब थियरी पेश की जाती है, वो किसी ना किसी वर्ल्ड व्यू को क्रिटिक कर रही होती है और अपना एक वर्ल्ड व्यू सामने पेश करती है, और वो वर्ल्ड व्यू अपने आप में टोटलिटेरियन बन जाता है। मतलब टोटलिटेरियन का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई भी एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम हो, वो ज़्यादातर चीज़ें एक्सप्लेन करेगा, लेकिन वो इस तरह बन जाना कि वो एक जिसे कहते हैं तशद्दुद का ज़रिया बन जाए। आपने, क्योंकि अपना ज़्यादातर पैराडाइम में आपका हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन एक अगर हेल्थ को सामने रखा जाए तो 20वीं सदी में जो नाज़ी जर्मनी में हुआ, और उसमें यूजेनिक्स के भाई जेनेटिक स्ट्रक्चर में स्पेशल जो जेनेटिक्स है उसको वो इम्पोर्टेंस देना चाहिए। उस टाइम पे उन्होंने हेल्थ को पैरामीटर बनाते हुए यहूदियों का जेनोसाइड किया और होमोसेक्सुअल्स को का जेनोसाइड किया मारा। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि भाई इन्हीं पैराडाइम्स को ये खुद इकोनॉमिक फंडामेंटलिस्ट्स अपने जिसे कहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जब मफाद के लिए? उनका जो अपना मतलब होता है, अपना वफाद होता है, तो वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, फिर वो अपने उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो जो जेनोसाइड जो किया है, तो जाहिर है जेनोसाइड किसी का भी हो, ज़बरदस्त वो उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। और अगर वो जेनेटिक्स का भी इस्तेमाल अगर एक नेगेटिव पर्पस के लिए करेंगे तो वो बहुत बुरा है। आप किसी ख़ास कौम को उसके ऊपर जुल्म करने लगें और इस तरह की कोशिश करें कि वो सर्वाइव ना करे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो जाहिर है दुनिया में एक्सेप्ट ये कि जो किसी ख़ास क्राइम में मुलव्विस हैं और उनको क्राइम के प्रोपोर्शनेट उनको सज़ा दी जाए, वो एक अलग चीज़ है इंडिविजुअल लेवल पर। लेकिन एक पूरी कौम को या पूरे उसको तबाह करना, बर्बाद करना, ये कोई कम से कम किसी भी मज़हब का, ख़ास तौर पर इस्लाम का, ये प्रिंसिपल नहीं हो सकता कि जो है एक जनरल बिना बात एक जेनोसाइड कर दिया जाए। अल्टीमेटली क्या क्वालिफाइंग पैरामीटर्स होंगे कि भाई किसी भी फ्रेमवर्क के टोटलाइजिंग होने के लिमिट? मैंने कहा कि होलिस्टिक पीस का जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने कहा कि उसमें हेल्थ इज़ नंबर 1, हेल्थ इंडिविजुअल की, फैमिली पीस, सोशल ऑर्डर। और सोशल ऑर्डर में भी 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वही क्राइमलेसनेस, लॉ एंड ऑर्डर, और जो सोशल ईविल्स के ख़िलाफ़ एक कैंपेन, सारी के सारी जो सोशल ईविल्स है, और एक उसमें इनकम इनइक्वलिटी के ख़िलाफ़ कैंपेन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर इनकम इनइक्वलिटी बढ़ती है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग हेल्थ एंड सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये जो आपका हेल्थ का जो डेफिनेशन है उसमें, क्योंकि आप सिस्टम की भी हेल्थ, और जिसमें जो मुख्तलिफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट कम हो, तो उसमें भी ज़रूरी हो जाता है कि एज अ सिस्टम कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी की कत्ल ग़ारत करेंगे तो वो भी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और कुरान में जो प्रिंसिपल है कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि हाँ कि दूसरे लोगों की जो फेथ इन गॉड है वो डिफरेंट है, आप उनके भगवानों को बुरा मत बोलो, आप उनको रेजिस्ट करो, उनकी आइडियोलॉजी को वाज़े कीजिए कि भाई हम क्यों बेहतर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक जो लैंग्वेज इस्तेमाल होगी वो गंदी नहीं होगी,
और फिर उसके बाद अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो आप उनको उनके हाल पे छोड़ दो। और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पर्सनल जो लॉज हैं, पर्सनल राइट्स हैं, उसको विद इन द लार्जर इस्लामिक पैराडाइम उसको प्रिजर्व रखा कि भाई अगर तो वहाँ पे फोर्सफुलनेस नहीं है, हालांकि कांस्टेंट दावत है, कांस्टेंट ये है कि भाई आप, लेकिन जब आप ये बोलते हैं कि भाई फलाना चीज़ बैन होगी होगी, क्या वो सिर्फ इस्लामिक प्रिंसिपल, या आपको उसको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि और भी कम्युनिटीज़ हैं। हाँ जाहिर है, मतलब हमारे अंदर फीलिंग ये है कि हम इस्लाम के से चूँकि हमारी मोहब्बत है, हम वो जज्बा भी है, लेकिन हमारे सामने तो पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसी हैं कि हम सबको कन्विंस कर सकते हैं और कन्विंस करना चाहिए, और लोग कन्विंस हो भी रहे हैं। बहुत सी जगहों पर, बहुत सारे इवन कंट्रीज़ के अंदर होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड लॉज उसको वो करने के लिए भी पिछले दिनों इंडिया में भी हो रहा है कि भाई अंडर सर्टेन एज आप जो है उनको मोबाइल ना देखने दें। अभी ब्रिटेन में भी कुछ इस तरह का हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है, तो लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन उस रियलाइज़ करने में आपको एक बहुत ही डायनेमिक और एक्टिव और प्रोएक्टिव रोल अदा करना पड़ेगा। आपको उसको कैंपेन की तरह चलाना पड़ेगा, चूँकि ये ऐसी चीज़ें हैं, इनमें ज़रूरी नहीं कि आप रिलीजन का नाम ही लें, आप सीधा सीधा फैक्ट्स प्रोड्यूस कीजिए, दिखाइए, सीधा सीधा दिखाइए कि भाई देखिए इस चीज़ की वजह से हर साल इतनी डेथ्स हो रही हैं, इतनी बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसके इतना बड़ा डैमेज सोसाइटी को हो रहा है। इसलिए इस चीज़ को जब तक आप बैन नहीं करेंगे, जब तक इसके ख़िलाफ़ कैंपेन नहीं करेंगे, जब तक उसके बाद उस वक्त तक ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगी, तो इसके लिए आपको तमाम कम्युनिटीज़ के साथ में मिल के, और तमाम पॉलिटिकल ग्रुप्स भी और सोशल कम्युनिटीज़ भी, रिलीजियस कम्युनिटीज़ भी, सबके साथ में एक कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, और नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल। एक आखिरी सवाल, ये सब जो चीज़ें हैं आपकी, जो थेरीज़ हैं, क्रिटिक्स हैं, डायग्नोस्टिक्स हैं, उसके सॉल्यूशंस हैं, वो अल्टीमेटली आप जिसे अप्लाइड इस्लामिक्स कहते हैं उस पर आके कन्वर्ज होता है, जिसकी मेथडोलॉजी, क्योंकि 20वीं सदी में एक बड़ी डिबेट हुई कि गवर्नेंस भी जो होती है कि वो बॉटम अप होगी, टॉप डाउन होगी, इस्लाम क्या सिर्फ गवर्न करने के लिए आया है या फिर सोसाइटी को शेप करने के लिए आया है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये जो एक बड़ा डिबेट रहा 20वीं सदी में कि क्या हम सिर्फ़ और सिर्फ एक माइनॉरिटी की तरह अपनी जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल राइट्स हैं दूसरों को दे दें, या फिर हम लोग ज़बरदस्ती नेशन को कैप्चर करें। उस सब के बनिस्बत, उस सब के से अलग हटते हुए जब मैं आपके काम को देखता हूँ, तो मैं आपके काम को पॉलिसी ड्रिवन देखता हूँ और एडवोकेसी ड्रिवन देखता हूँ कि आप एक पर्टिकुलर फिलोसॉफिकल पैराडाइम से आते हैं, आप अपने मिशन को, अपने पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए आप उसके लिए कैंपेन कीजिए, उसके लिए आप वो प्रोड्यूस कीजिए, स्टेटिस्टिक्स प्रोड्यूस करिए, उसको आप बताइए कि ये क्यों बेहतर है और ये क्यों होना चाहिए, और उसकी रीजनिंग भी प्रोड्यूस कीजिए, और उसको फिर आप जस्टिफाई कीजिए क्योंकि क्यों ये पर्टिकुलर इस्लाम और गॉड के इस पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू से आता है। और देन इट बिकम्स कि भाई पॉलिसी जब आप इन्फ्लुएंस कर सकें तो वो इस्लामिक स्टेट हो या फिर ना हो, उसके बावजूद इस्लाम एक तरीके से बेहतर दुनिया को चलाने के लिए अलग अलग जगहों पे प्रिंसिपल बनता है। अगर इस्लामिक स्टेट है तो वो इस्लाम के पर्सपेक्टिव से होगा, नहीं है तो फिर आप पॉजिटिव पॉलिसीज़ को, वेल्थ की इनइक्वालिटी है, हेल्थ का मैक्सिमाइजेशन है, ये सारी चीज़ें आप एक न्यूट्रल पॉलिसीज़ हैं अगर देखा जाए, और बेटरमेंट ऑफ वर्ल्ड के लिए। हाँ, उनका जो पूरा जिसे कहते हैं डेरिवेशन है वो एक होलिस्टिक पैराडाइम से ही आ सकता है, इसीलिए वो वहाँ से आया है। तो आप अप्लाइड इस्लामिक्स को किस तरह देखते हैं, आप किस तरह से अप्लाइड इस्लामिक्स को शेप होता हुआ देखना चाहते हैं? अल्टीमेटली व्हाट इज़ द आइडिया एंड मिशन बिहाइंड अप्लाइड इस्लामिक्स? देखिए, अप्लाइड इस्लामिक्स बड़ा क्लियर है कि इस अल्लाह ने जो रिलीजन को, और रिलीजन की जो अल्टीमेट एक फॉर्म है वो इस्लाम है। रिलीजन तो ज़ाहिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हो गया था, और उसमें लाखों, 1 लाख से ज़्यादा पैगम्बर आए, और हर कंट्री के अंदर आए, हर इलाके के अंदर आए हैं, और वो जो है उनमें कुछ रिलीजन्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे लेकिन अल्टीमेटली वो सब इस्लाम की इनिशियल शक्लें थी, और अब उसका अल्टीमेट एक लास्ट जो है पैराडाइम वो अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भेजा। इस्लाम के एक शाब्दिक जो अर्थ हैं वो पीस के हैं, और पीस थ्रू सबमिशन टू गॉड। तो अप्लाइड इस्लामिक्स का मतलब यही है कि इस्लाम जो है सिर्फ इंडिविजुअल्स के, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। इस्लाम
सारी दुनिया के लिए है, और सारी दुनिया में भी ये नहीं कि इंडिविजुअल्स या कम्युनिटी या सोसाइटी के लिए, बल्कि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के ऊपर भी अप्लाई होता है। और चूँकि जहाँ पर हम जिन इलाकों में इस्लाम का डोमिनेंस है, तो जाहिर है वहाँ इस्लाम के प्रिंसिपल्स को बाकायदा गवर्नेंस के लेवल पर इस्लाम ही के नाम से भी नाफिज किया जा सकता है, बाकी कम्युनिटीज़ को साथ लेते हुए। लेकिन जहाँ पर हम माइनॉरिटी में है, वहाँ पर हम फ़र्ज़ बनता है कि भाई इन चीज़ों के अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या निकलते हैं, क्यों ये इतनी चीज़ें पॉजिटिव हैं, और क्या ये रोल पैदा करेंगे। ये सिर्फ अगर शराब बैन होती है तो उसका फ़ायदा ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को हो रहा है, उसका फ़ायदा तो इंडिया में जैसे कंट्री में सबसे ज़्यादा हिंदुओं को होगा। अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के ख़िलाफ़ हम कैंपेन चलाते हैं तो जाहिर उसका फ़ायदा मुसलमान से ज़्यादा तमाम गैर मुस्लिमों को होगा। तो उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि भाई ये जो कैंपेन्स ऐसे हैं हम चला रहे हैं, इससे हमारा सिर्फ कोई पर्सनल, हमारा कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि लार्जर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। चूँकि जब लार्जर इंटरेस्ट में हम काम करते हैं तो हमारी बात में दम भी ज़्यादा पैदा होता है, लोग हमारी तरफ माइल होने वाले भी ज़्यादा पैदा होते हैं, लोग फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और वो इस्लाम के अंदर ये खूबी है कि वो अगर अपने को प्रॉपरली बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कहा करता हूँ कि हमें बहुत मुस्लिमिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस्लामिस्ट भी नहीं बल्कि इस्लामिक होने की ज़रूरत है। यानी हमारा अमल इस्लाम के मुताबिक हो। ये भी नहीं कि हम जगह जगह हर जगह इस्लाम का नाम ही लेकर बात करें, ज़रूरी नहीं। कहीं जहाँ पर मसलियत का तकाज़ा हो वहाँ हम सीधे सीधे प्योरली साइंटिफिक ग्राउंड्स के ऊपर बात करें। जहाँ मसलियत का तकाज़ा है, अगर हम प्योरली मुस्लिम से बात कर रहे हैं तो हम इस्लाम का नाम लेकर बात करें। तो हमारे पास में चूँकि फैक्ट्स एंड फिगर्स इतनी ज़्यादा हैं, इतना मवाद हमारे पास मौजूद है कि हम अगर फैसला कर लें और इसको बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाएंगे तो कोई वजह नहीं कि पूरी दुनिया में अमन और सलामती कायम होगी और लोग बड़ी तादाद में इस्लाम की तरफ अगर एज ए रिलीजन भी राग़िब नहीं होंगे तो कम से कम इस्लामिक उसूलों का एप्लीकेशन दुनिया में होगा। और इसी को मैं अप्लाइड इस्लामिक्स कहता हूँ कि अप्लाइड इस्लामिक्स वो ब्रांच है इस्लाम की कि जिसमें हम जो है इस्लाम की रोशनी में सारी दुनिया के सिस्टम को, कौन सी थ्योरीज चल रही हैं, कौन से कहाँ किस तरह के ऑर्डर्स, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या जो भी डिफरेंट जगहों पर चल रहे हैं सिस्टम, उनको और और जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज़ हैं, उनको हम एनालिसिस करें और ऑल्टरनेटिव इस्लामिक पैराडाइम्स करें, जो अल्टीमेटली जिसका एम वही हो कि होलिस्टिक पीस एंड कम्प्रिहेंसिव हेल्थ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद जमील। एज़ यूजुअल बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इंटरेक्शन था। हम लोगों की बहुत, आपकी जो सारी किताबें रखी हुई हैं ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ज़्यादातर किताबों पे हमारे डिस्कशंस हो चुके हैं। आगे चल के हम लोग सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ होली कुरान पे भी इंशाल्लाह इसी चैनल के हवाले से शुरू करेंगे और एक जिसे कहते हैं सीरीज़। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरा फ़िलासफ़ी का भी बैकग्राउंड है, एक जो लंबा अरसे से जो मुसलमानों को और इस्लाम को चैलेंज एक 200 साल से था, वो ये था कि जो मॉडर्न साइंटिफिक पैराडाइम्स हैं उसको सामने रखते हुए हम किस तरह से इस्लाम के जो मकासद हैं, उसके उसूल हैं, उनका इस तरह रिकन्स्ट्रक्शन करें कि हम उस तरह से, जिस तरह से आज की टाइम पे दुनिया जिस तरह ऑपरेट कर रही है, जिस वोकैबलरी से, जिस सिस्टम्स में, उसमें इस्लाम का क्या रोल है, वो इस्लाम उसको किस तरह से शेप कर सकता है। और हमेशा हम लोगों ने कोशिश ये करी कि वो जब हम सवाल के जवाब देने शुरू किए और हमें उसके मुकम्मल जवाब नहीं मिले तो हमने उस डिबेट से अपने आप को पीछे करके हमने अपने सिस्टम्स को क्लोज़ किया। हमने ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा कि हम लोग प्रिजर्वेशन की तरफ बढ़ें रादर देन क्रिएटिव एक्सपेंशन की तरफ। उससे फ़ायदा भी हुआ कि जो कम्युनिटी है वो अपने आप को प्रिजर्व किया, लेकिन उससे नुकसान ये हुआ कि इस्लाम को एक डेरोगेटरी, पिछड़ा हुआ और एक ऐसा मज़हब समझा गया जिसके पास शायद सल्यूशंस नहीं है। और इस इम्प्लिसिटली कुरान का और इस्लाम का दावा ये है कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सल्यूशन है आखिरत तक के लिए। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी गोल्स और कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू ये जो मुस्लिम आइडेंटिटी सफ़र कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर जावेद जमील का काम है कि जिसमें वो रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं इस्लामिक डिबेट को फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर्सपेक्टिव ऑफ ऑब्जर्व्ड रियलिटी, और उससे प्रिंसिपल्स रिकन्स्ट्रक्ट करते हुए उनकी रीजनेबल थियोरेटिकल पैराडाइम्स, इस्लाम के जो मकासद हैं, उसके जो उसूल हैं, जो उसकी आयतें हैं, उनको सामने रखते हुए, उनकी एटिमोलॉजी को सामने रखते हुए, उनकी एपिस्टेमोलॉजी को सामने रखते हुए, और अल्टीमेटली इन सारी जो वर्ल्ड व्यूज़ को हैं वो वही और तौहीद के ताबे कर देते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, इस किताब को आप ख़रीदें, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है,
और आप अगर इसमें जो चीज़ें हमने ऊपर ऊपर से मैक्रो लेवल पे डिस्कस करी हैं उसमें वो साइंटिफिक डिटेल्स पूरी जिसे कह सकते हैं कि टेक्निकल तौर पे भी उनका पूरा तस्करा है। आप साइंटिफिक थेरीज़ हों, मेडिकल पर्सपेक्टिव्स हों, इकोनॉमिक थेरीज़ हैं। मुझे उम्मीद है कि आप नाजरीन का इससे बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह खैर। वी विल कंटिन्यू हैविंग दीज डिस्कशंस नॉट जस्ट विद डॉक्टर जावेद जमील, और भी जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं हम उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे ताकि इंडिया में जो इस्लाम की तारीख़ है, उसके कंट्रीब्यूशंस हैं, उसकी जो मौजूदा जो कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं वो आप लोगों के सामने आते रहें। जज़ाकल्लाह खैर।